अध्याय 1। रोमन साम्राज्य। पहली बार, लेकिन आखिरी बार नहीं, रोमनों की जीत हुई क्योंकि उन्होंने ज्यादा कठिन लड़ाई लड़ी और वे मरने के लिए ज्यादा तैयार थे। रोमन दुनिया। इंग्लैंड के उत्तरी भाग में रोमनों ने एक दीवार बनाई थी। इसका निर्माण 122 में सम्राट हेड्रियन ने शुरू किया था और इसे पूरा होने में 10 साल से ज्यादा का समय लगा था। यह 120 किलोमीटर लंबी और कई जगहों पर 6 मीटर ऊंची थी। लगभग हर 7 किलोमीटर पर एक मजबूत शिविर था। दीवार ने इंग्लैंड को समुद्र से समुद्र तक पार किया और इसके कई हिस्से आज भी मौजूद हैं। सीरिया के पूर्व में, फरात नदी के पास, ड्यूरा यूरोपोस का पुराना शहर है। रोमन 165 में वहां पहुंचे। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया और इसे पूर्व के लोगों के विरुद्ध अपने युद्धों का केंद्र बना दिया। और जाहिर है, उन्होंने इसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दीं। वे दीवारें आज भी वहां हैं। रोमन ड्यूरा यूरोपोस में लगभग 100 साल तक रहे। ब्रिटेन और मध्य पूर्व में रोमन और भी आगे बढ़ गए। वे हेड्रियन की दीवार के उत्तर में स्कॉटलैंड में और ड्यूरा यूरोपोस से होते हुए इराक में चले गए। लेकिन इंग्लैंड और सीरियाई शहर की दीवारें रोमन साम्राज्य के वास्तविक अंत को दर्शाती हैं और एक से दूसरे तक की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। यूरोप के उत्तरी भाग में, रोमनों ने राइन और डेन्यूब नदियों के दक्षिण की सारी भूमि पर कब्जा कर रखा था। उत्तरी अफ्रीका में, उन्होंने मिस्र से लेकर अल्जीरिया तक के तटीय इलाकों पर शासन किया। उनका साम्राज्य भूमध्य सागर के चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन साम्राज्य के विकास से पहले के वर्षों में, रोम इटली के हर दूसरे शहर की तरह था, न बड़ा, न अमीर और न ही मजबूत। तो रोमन कौन थे? वे कैसे रहते थे? उनकी सरकार कैसे काम करती थी? यह महान साम्राज्य कैसे बना और कैसे खो गया? और रोमनों ने अपने शासन वाले देशों में क्या छोड़ा? इस पुस्तक में हम इन सभी सवालों पर विचार करेंगे। हम कुछ रोमन सम्राटों से मिलेंगे, अच्छे और बुरे, और हम आम रोमनों के जीवन को देखेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि यह शहर दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर कैसे राज कर पाया। शुरुआत। रोमनों का मानना था कि उनका शहर 753 बीसी में शुरू हुआ था। वास्तव में, लैटिन लोग सैकड़ों साल पहले इस क्षेत्र में चले गए थे। उनमें से कुछ ने तिबर नदी के पास 7 पहाड़ियों पर अपने घर बनाए। ये चुनने के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी। नदी में एक द्वीप था, इसलिए नदी को पार करना अन्य भागों की तुलना में आसान था। रोम से समुद्र की दूरी भी 25 किलोमीटर थी, इसलिए शहर विदेशी जहाज़ों के हमले से सुरक्षित था। लेकिन रोमन जहाज नदी के नीचे समुद्र तक जा सकते थे और सामान को दूसरी जगहों पर ले जा सकते थे। लोगों ने पैसे कमाए और शहर बढ़ने लगा। बाद के वर्षों में, इसकी स्थिति अन्य कारणों से महत्वपूर्ण हो गई। रोम इटली के केंद्र में था, इसलिए यह उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ हमला कर सकता था। और इटली एक सुरक्षित देश था। इसके 3 तरफ समुद्र था और उत्तर में पहाड़ थे। ये भूमध्य सागर के केंद्र में भी था। जब रोमियों ने दूसरे देशों पर हमला करना शुरू किया, तो उन्होंने एक अच्छी स्थिति से हमला किया। रोम के शुरुआती वर्षों में, यूनानी लोग इटली के दक्षिण में शहर बना रहे थे। उनसे रोमनों ने कई कौशल सीखे, जैसे पढ़ना और लिखना। उत्तर में एट्रस्केन थे। इन लोगों के पास कई यूनानी विचार थे और कुछ उनके अपने भी थे। उनसे रोमनों ने निर्माण के बारे में बहुत कुछ सीखा। रोम के लोगों का मानना था कि रोमुलस और रेमस नामक 2 भाइयों ने उनके शहर की शुरुआत की थी। फिर रोमुलस ने रेमस को मार डाला और रोम का पहला राजा बन गया। रोमुलस के बाद, रोम पर 6 और राजाओं ने शासन किया। इनमें से कोई भी अंतिम राजा का बेटा नहीं था। एक राजा के मरने के बाद, लोग अगले राजा को चुनते थे। शुरू से ही, आम लोग रोम की सरकार का हिस्सा थे। अंतिम राजा टाक्विनियस सुपरबस टारक्विन द प्राउड था। लगभग 509 बीसी में रोमनों ने रोम पर शासन किया। उन्होंने फैसला किया कि वे उसे नहीं चाहते। उन्होंने उसे शहर से बाहर भेज दिया। अगले 500 सालों तक रोम एक गणतंत्र था। लोगों ने अपने राजनेता चुने, लेकिन उन्होंने उन्हें राजा नहीं बनाया। रोमुलस के बाद, रोम धीरे धीरे मजबूत होता गया। 430 बीसी में शहर के सबसे नजदीकी पड़ोसी,
अमीर एट्रस्केन शहर वेई के साथ मतभेद थे, जो तिबर के दूसरी तरफ 20 किलोमीटर उत्तर में था। दोनों शहर एक ही नदी पार करना चाहते थे और एक ही जमीन चाहते थे। अगले 40 वर्षों में वे कई बार युद्ध में उलझे रहे। युद्ध आखिरकार तब समाप्त हुए जब रोम के शासक कैमिलस ने रोमनों को पूरे साल लड़ने का आदेश दिया। इससे पहले वे हर साल अपने खेतों में वापस जा सकते थे। पहली बार लेकिन आखिरी बार नहीं, रोमनों ने जीत हासिल की क्योंकि उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी और वे मरने के लिए अधिक तैयार थे। अगले 200 सालों तक रोम इटली में अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध में उलझा रहा। सबसे पहले रोमियों ने अपने आसपास के दूसरे शहरों के साथ युद्ध किया। जब ये शहर हार गए तो वे रोमन शासन के अधीन आ गए। उनमें से कुछ ने रोम के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उनके लोग नागरिक तो बन सकते थे, लेकिन राजनेता नहीं चुन सकते थे। दूसरे शहर रोम के साथ उतने दोस्ताना नहीं थे, लेकिन वे इसके महत्व को समझते थे। रोम एक खतरनाक दुश्मन था। बाद में जैसे जैसे इसकी सेना बड़ी होती गई, रोम पड़ोसी लोगों के साथ युद्ध में उलझ गया। 272 BC तक इसने पीसा से रिमिनी तक की रेखा के दक्षिण में पूरे इटली पर शासन किया। फिर रोम ने उत्तर में और समुद्र के पार नई भूमि की ओर देखा। अध्याय 2। रोम में जीवन। अमीर और गरीब लोगों का जीवन बहुत अलग था, लेकिन वे अक्सर एक ही चीज का आनंद लेते थे। लगभग सभी लोग स्नान करने जाते थे क्योंकि ज्यादातर स्नान मुफ्त थे। रोम पहुंचना। यह 165 ही है। मार्कस ऑरेलियस सम्राट है। हेड्रियन की दीवार 30 साल पुरानी है और सेना ने अभी अभी ड्यूरा यूरोपोस पर कब्जा किया है। रोम दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा शहर है और आप उसकी ओर चल रहे हैं। जैसे ही आप दक्षिण से एपियन वे का अनुसरण करते हैं, आपको सबसे पहले धुआं दिखाई देता है। ये 10 लाख लोगों के कार्यस्थलों और घरों से आता है। जैसे जैसे आप शहर के करीब पहुंचते हैं, शहर की दीवारों के बाहर आप अमीर लोगों के घरों के प्रवेश द्वारों और मृतकों के विश्राम स्थलों से गुजरते हैं। फिर आखिरकार आपके सामने असली शहर शुरू होता है। आप अप्पियन गेट से गुजरते हैं। ये सबसे ऊंची इमारत है जो आपने कभी देखी है। जब आप वहां से गुजरते हैं तो आप इससे भी बड़ी इमारतों की चोटियां देख सकते हैं। आपके चारों ओर लोग हैं। कुछ लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कुछ लोग सड़क पर खाना खा रहे हैं। वे आपके सामने जी रहे हैं और मर रहे हैं। इमारतें सड़क के करीब हैं, खिड़कियां खुली हैं और लोग बातें करते हैं। यहाँ वहाँ नई इमारतों के बीच बहुत पुरानी इमारतें हैं। रोमनों को पुरानी धार्मिक इमारतें पसंद हैं। लोग खाली जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ एक इमारत जल गई है। वे पहले से ही एक नई इमारत के लिए जमीन साफ कर रहे हैं। रोम में जमीन महंगी है और खाली जगह बहुत जल्दी भर जाती है। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है। ये रोम है। मकान। रोम के ज्यादातर गरीब लोगों के लिए घर एक ऊंची इमारत में एक कमरा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शहर में जगह बहुत कम होती गई और लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाते गए। अंत में सरकार को एक कानून पारित करना पड़ा, इमारतों में 5 मंजिल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ मालिकों ने इसकी चिंता नहीं की। कभी कभी इमारतें गिर जाती थीं या उनमें आग लग जाती थी। जब ऐसा होता था तो कभी कभी कोई अमीर आदमी सस्ते में जमीन खरीद लेता था। फिर वह दूसरी इमारत खड़ी कर देता था और कभी कभी कोई मालिक किसी इमारत में आग लगा देता था क्योंकि वो उसकी जगह एक बड़ी इमारत बनाना चाहता था। दैनिक जीवन। रोमन लोग आमतौर पर दिन में अपना जीवन जीते थे। वे सूरज के साथ उठते थे और ज्यादातर लोग जल्दी सो जाते थे। लोग आमतौर पर शाम को बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि सड़कें सुरक्षित नहीं थीं। पुलिस नहीं थी। जब कोई परेशानी होती थी तो सरकार कभी कभी सैनिकों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अक्सर नहीं। वे शहर में सैनिकों से घबराते थे। जब अमीर लोग रात में खाने के लिए बाहर जाते थे तो वे अपने साथ गुलाम ले जाते थे। गरीब लोग डिनर पार्टी नहीं देते थे। वे आमतौर पर दोपहर में स्नानघर में अपने दोस्तों से मिलते थे और फिर घर चले जाते थे। रोम की हर सड़क पर दुकानें थीं। ये अक्सर इमारतों की निचली मंजिल पर होती थीं जहां लोग रहते थे।
लोग सड़कों पर टेबल पर भी सामान बेचते थे। सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने कानूनों पर बहुत कम ध्यान दिया। सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर ट्राजन मार्केट था, जिसे लगभग 110 में बनाया गया था। दुकानों की 5 मंजिलें थीं और लोगों के लिए बाहर टेबल थी जहां से वे सामान खरीद सकते थे। आप वहां खाना, तेल और शराब खरीद सकते थे। रोम में बहुत शोर था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। शहर भर में काम करने की जगहें थीं। अक्सर मजदूर अपनी दुकानों में वो चीजें बेचते थे जो उनके लिए जरूरी होती थीं। गुलाम स्लव संज्ञा कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का मालिक हो। उसे काम करना पड़ता है, आमतौर पर बिना वेतन के। गुलामों का इस्तेमाल गुलामी कहलाता है। वे उत्पादन करते थे और हर 9 दिन पर बाजार लगते थे। लोग अपने खेतों से खाद्य पदार्थ बेचने के लिए देहात से आते थे। साथ ही वे शहर में बनी चीजें भी खरीदते थे। स्नानागारों का दौरा। अमीर और गरीब लोगों का जीवन बहुत अलग था, लेकिन वे अक्सर एक ही चीज का आनंद लेते थे। लगभग सभी लोग स्नान करने जाते थे क्योंकि ज्यादातर स्नान मुफ्त थे। रोम के लोग अपने शरीर को साफ रखना पसंद करते थे, इसलिए ज्यादातर लोग दिन में एक बार स्नान करने जाते थे। रोम में 3 बहुत बड़े स्नानघर थे। उनमें से सबसे बड़ा शहर के उत्तर पूर्व में डायोक्लेटियन का स्नानघर था। 306 में खोले गए, वे प्रत्येक तरफ 300 मीटर से ज्यादा लंबे थे। वे हजारों लोगों को एक साथ रख सकते थे। एक समय में कई ग्राहक ट्राजन के स्नान कोलोसियम के पास थे और काराकाल्ला के स्नानगृह हैपियन गेट के पास थे। इन बड़े स्नानगृहों में बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता था और हर एक का अपना जल सेतु था। सैकड़ों छोटे स्थानीय स्नानगृह भी थे। 300 तक शहर में 850 से ज्यादा स्नानगृह थे। जब आप स्नानगृह में पहुंचे तो आपने देखा कि अपने कपड़े बदले, आपने साधारण जूते पहने और कुछ व्यायाम किया। आप वजन उठा सकते थे, दौड़ सकते थे, लड़ाई का अभ्यास कर सकते थे या गेंद खेल सकते थे। इसके बाद आप एक गर्म कमरे में चले गए जिसका तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रखा गया था। आपने गर्म स्नान किया और दासों ने आपको तेल से साफ किया। रोम के लोग साबुन का इस्तेमाल नहीं करते थे। अगला कमरा ठंडा था। आप कुछ समय तक वहां बैठे रहे जब तक कि आपके शरीर का तापमान कम नहीं हो गया। कमरे में ठंडे पानी का एक कुंड था। आप उसमें कूद सकते थे। इसके बाद आप खुले हवा वाले कुंड में तैरने के लिए जा सकते थे। स्नानगृह केवल धोने और व्यायाम के लिए नहीं थे। बड़े स्नानगृहों में सुंदर उद्यान थे। रोमन लोग इनमें टहलना और अपने दोस्तों से बात करना या बस सोचना पसंद करते थे। वहाँ पुस्तकालय, धार्मिक भवन, बैठक कक्ष और दुकानें भी थीं। कुछ लोगों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा स्नानगृहों में बिताया। साम्राज्य के ज्यादातर रोमन शहरों में मुफ्त स्नानघर थे और अमीर परिवारों के पास अपने निजी स्नानघर भी थे। कुछ शहरों में जमीन के नीचे से प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता था। कुछ में पानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। इंग्लैंड के बाद शहर के लिए भी यही सच था और रोमन स्नानघर आज भी वहां हैं। बाद के वर्षों में रोमन साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्व और पश्चिम। कॉन्स्टेंटिनोपल, जो अब इस्तांबुल है, पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बन गया। वहां कई स्नानघर बनाए गए थे और आज तुर्की स्नानघर बहुत हद तक इसी तरह के हैं। अध्याय 3। रोम के लोग, अमीर और गरीब। घर का मुखिया सबसे बुरा आदमी था। वो बहुत मजबूत स्थिति में था और घर के लोगों के बारे में सभी फैसले वही लेता था। कक्षाएं। रोम के इतिहास में परिवारों के एक छोटे समूह ने उच्च वर्ग का गठन किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने शहर पर शासन किया, लेकिन धीरे धीरे निम्न वर्ग मजबूत होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, निम्न वर्गों से एक मध्यम वर्ग का विकास हुआ। वे उच्च वर्ग की तरह शासन नहीं करते थे, लेकिन उनके पास बहुत पैसा था। 287 बीसी तक प्रत्येक वर्ग के अपने राजनेता थे। ये रोम की सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अंग सीनेट के 300 लोगों में से कुछ थे। नागरिक। पहले रोम के सभी नागरिकों को शहर में रहना पड़ता था। बाद में शहर के पास के लोग नागरिक बन पाए। समय के साथ
ये पूरे साम्राज्य के लोगों के लिए संभव हो गया। लेकिन केवल स्वतंत्र पुरुष ही नागरिक हो सकते थे, महिलाएं और गुलाम नहीं। रोम के शहर के नागरिक रोमन राजनेताओं को वोट दे सकते थे, लेकिन दूसरे लोग नहीं। नागरिक सेना में भी शामिल हो सकते थे। वे कानून की सुरक्षा के साथ व्यापार या विवाह समझौते कर सकते थे। वे सेनेटर के रूप में सीनेट में शामिल हो सकते थे। वे किसी दूसरे व्यक्ति को कानूनी अदालतों में ले जा सकते थे, और अगर वे कानून तोड़ते हैं तो उन्हें अदालत में ले जाया जा सकता है। अदालत के फैसले के बिना किसी नागरिक को जेल में नहीं डाला जा सकता था, दंडित नहीं किया जा सकता था या मारा नहीं जा सकता था। और जब किसी नागरिक को मारा जाता था तो ये सब जल्दी से किया जाता था। रोम के कई अन्य अपराधियों और दुश्मनों को सूली पर लटका दिया गया था। उन्हें धीमी और दर्दनाक मौत मरने के लिए वहीं छोड़ दिया गया था। अगर आप जन्म से ही नागरिक नहीं हैं, तो आप 3 तरीकों से नागरिक बन सकते हैं। सबसे पहले, आप सेना में शामिल हो सकते हैं, सेना में नहीं बल्कि कम वेतन पर सैनिक के रूप में। 25 साल बाद आप नागरिक बन जाते हैं, और आपके बच्चे भी। दूसरा, आप बड़ी रकम का भुगतान कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने मालिक द्वारा मुक्त किए जा सकते हैं और नागरिक बन सकते हैं। हर कोई रोमन नागरिक बनना चाहता था और इसी बात ने साम्राज्य को एकजुट रखा। अमीरों के घर, अमीर रोमनों के घरों और आज के ज्यादातर घरों में एक बड़ा अंतर था। आधुनिक घरों में आम तौर पर बहुत सारी खिड़कियां होती हैं। लोग घर में रहते हैं और बाहर देखते हैं। लेकिन अमीर रोमनों के घर अंदर की ओर देखते थे। वहां बहुत कम खिड़कियां थीं। ऊपरी मंजिलों पर छोटी खिड़कियों को छोड़कर सड़क पर कोई खिड़की नहीं थी। वास्तव में इमारतें बाहर से वास्तव में घरों की तरह नहीं दिखती थीं क्योंकि दीवारों के साथ दुकानें थीं। इमारत के मालिक ने दुकानों से पैसे कमाए और दुकानें घर को सड़कों के शोर और गंध से दूर रखती थीं। रोमन घर के सबसे अच्छे हिस्से अंदर थे। एक मजबूत घर जिसमें केवल कुछ छोटी खिड़कियां हों, अपराधियों से भी अच्छी सुरक्षा थी। छोटी खिड़कियों का एक और कारण था, रोमन लोग ज्यादा कांच का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे खिड़की के शीशे तो बना सकते थे, लेकिन सिर्फ छोटे आकार के। साथ ही कांच पूरी तरह से साफ नहीं होता था और बहुत कम रोशनी अंदर आने देता था। कांच का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्नानघरों में किया जाता था। रोमन घर खुले चौकों के चारों ओर बनाए जाते थे ताकि घर में रोशनी और ताज़ी हवा आ सके। लेकिन सर्दियों में घर ठंडे भी हो सकते थे, इसलिए साम्राज्य के ठंडे इलाकों में मुख्य कमरों को फर्श के नीचे गर्म हवा से गर्म किया जाता था। घर में कई लोग रहते थे। अविवाहित चाचा चाची और अन्य रिश्तेदार अक्सर परिवार के साथ रहते थे। कभी कभी मेहमान लंबे समय तक रुकते थे। घरों में दास भी होते थे, इसलिए उनके लिए कमरे होते थे, कभी कभी भूमिगत। निजी घरों में ज्यादातर दास महिलाएं होती थीं और वे खरीदारी करती थीं, खाना बनाती थीं, सफाई करती थीं, कपड़े और चादरें धोती थीं, किचन गार्डन की देखभाल करती थीं और पानी धोती थीं। ये सभी काम उस समय आज की तुलना में बहुत कठिन थे। घर का मुखिया सबसे बूढ़ा आदमी होता था। वह वहां रहने वाले लोगों के बारे में सभी फैसले लेता था। वह अपने दासों, अपने कर्मचारियों और यहाँ तक कि अपने बड़े हो चुके बच्चों को भी सजा दे सकता था या मार सकता था। वह विवाह कर सकता था और समाप्त कर सकता था, और सभी पुरुषों की तरह वह अपना विवाह भी समाप्त कर सकता था। रोम में ये बहुत सरल था। एक आदमी को अपनी पत्नी से बस कुछ शब्द कहने होते थे। मालिक की पत्नी भी महत्वपूर्ण थी। वह दरवाज़ों और पैसे के बक्सों की चाबियां रखती थी। हर दिन वह दासों और नौकरों को बताती थी कि उन्हें क्या करना है। वह बच्चों की देखभाल भी करती थी। महिलाओं के लिए घर महत्वपूर्ण था क्योंकि वे अक्सर बाहर नहीं जाती थीं। खरीदारी आमतौर पर दासों द्वारा की जाती थी। अध्याय: रोम के लोग गुलाम। 6000 लोगों को जिंदा पकड़ लिया गया। उन्हें पहली रोमन सड़क अप्पियन वे के किनारे लकड़ी के क्रॉस पर लटका दिया गया। युद्ध बंदी। ज्यादातर गुलाम युद्ध के कैदी थे। वे दुश्मन सैनिक थे, लेकिन उनकी पत्नियां और बच्चे भी ले जाए गए। कभी कभी एक शहर के सभी लोगों को गुलाम के रूप में बेच दिया जाता था।
व्यापारी सेना के साथ यात्रा करते थे और रोमन सैनिकों से कैदियों को खरीदते थे। शुरुआती दिनों में गुलामों को एक के बाद एक बाजार में बेचा जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कैदियों की संख्या बढ़ती गई। उन्हें 100, फिर 1000 और यहाँ तक कि लाखों में बेचा गया। पहले तो केवल सबसे अमीर परिवारों के पास ही गुलाम होते थे, लेकिन धीरे धीरे गुलाम सस्ते होते गए। समय के साथ ज्यादातर घरों के मालिकों के पास कुछ ही गुलाम रह गए। अमीर लोगों के पास सैकड़ों गुलाम होते थे और सम्राट के पास हजारों गुलाम। काम दास कई तरह के काम करते थे। अगर वे साम्राज्य के पूर्वी हिस्से से होते थे तो उन्हें अक्सर घर में काम में लिया जाता था। वे शिक्षक, पानी धोने वाले, पाठक, सचिव, दरबान, डॉक्टर, वेटर, संगीतकार और माली। घर के दासों का जीवन सबसे आसान था। अक्सर वे दास माता पिता के बच्चे होते थे और परिवार के हिस्से के रूप में बड़े होते थे। ये दास अपने मालिकों की ही भाषा बोलते थे। मेहमान मालिक का अंदाजा उनके दिखने के आधार पर लगाते थे। दास घर के अपने हिस्से में रहते थे, लेकिन वे कमरे हमेशा खराब नहीं होते थे। लेखक प्लिनी द यंगर ने लिखा कि वह अपने दासों के कमरों को अतिथि कक्ष के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम था। ज्यादातर घरेलू दासों को उनके काम के लिए कुछ न कुछ भुगतान किया जाता था। इस वजह से वे शांति से रहना चाहते थे और पैसे बचाना चाहते थे। फिर एक दिन वे स्वतंत्र पुरुष और महिला के रूप में रह सकते थे। उनमें से कई को शादी करने की अनुमति दी गई थी। यह मालिक के लिए अच्छा था, क्योंकि उनके बच्चे भी गुलाम बन जाते थे। दास पढ़ना लिखना या कुशल काम करना भी सीख सकते थे। उत्तर के देशों से आए दास आमतौर पर कठिन काम करते थे। उन्होंने सड़कें, पुल और घर बनाए। कुछ को खेतों में काम करने के लिए भेजा गया था। हम रोमनों को शहरी लोग मानते हैं, लेकिन शहर की तुलना में देश में बहुत अधिक नागरिक रहते थे। इसके अलावा अमीर लोगों के पास आमतौर पर देश में जमीन और घर होता था, जहां वे अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने की कोशिश करते थे। उनके खेत काफी बड़े थे और उनमें बहुत सारे दास थे। दास भारी काम करते थे और खेती या घर के लिए औजार और उपकरण भी बनाते थे। चूंकि वे परिवार के इतने करीब नहीं थे, इसलिए खेत के दासों का जीवन अधिक अप्रिय था। शायद गुलामों के लिए काम करने की सबसे खराब जगह भूमिगत थी। रोमियो ने सोने और अन्य धातुओं को खोजने के लिए हजारों गुलामों का इस्तेमाल किया। एक यूनानी, डायोडोरस ने भूमिगत जीवन का वर्णन किया। उसने लिखा कि हवा बहुत खराब थी। चट्टानों को तोड़ने के लिए आग जलाई जाती थी। ये आग सारी हवा को सोख लेती थी और जगह को बहुत गर्म कर देती थी। इसके अलावा गर्म चट्टानों से कभी कभी खतरनाक गैसें निकलती थीं। गुलाम अक्सर दर्दनाक मौत मरते थे। दासों ने चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। उन्हें काम करने के लिए अक्सर अपनी पीठ या बगल के बल लेटना पड़ता था। कभी कभी चट्टान के टुकड़े टूटकर उनकी आंखों में गिर जाते थे या छत गिरकर उनकी मौत हो जाती थी। अगर वे भूमिगत नहीं मरे तो जल्दी या बाद में वे बहुत ज्यादा काम करने की वजह से मर जाते थे। अमीर रोमनों की अंगूठियों और प्यालों के लिए सोने की असली कीमत यही थी। गुलाम युद्ध। दास कभी कभी भाग जाते थे या अपने मालिकों को मार देते थे, लेकिन 3 बार बड़ी संख्या में दास रोम के साथ युद्ध में गए। पहले 2 युद्ध सिसिली में हुए थे। तीसरा युद्ध 73 ईसा पूर्व में स्पार्टाकस नामक एक दास द्वारा शुरू किया गया था। 120,000 दास उसके साथ शामिल हुए और उन्होंने कई बार रोमन सेनाओं को हराया। अंत में सीनेट को दासों के खिलाफ 10 सेनाएं भेजनी पड़ीं। 6000 को जिंदा पकड़ लिया गया। उन्हें पहली रोमन सड़क एपियन वे के किनारे लकड़ी के क्रॉस पर लटका दिया गया। वे भयानक मौत मरे। दासों के लिए बेहतर जीवन। कई गुलाम पैसे बचाने में सक्षम थे, फिर वे अपनी आज़ादी खरीद सकते थे। दूसरों को उनके मालिकों ने कई सालों तक अच्छे काम करने के बाद आज़ाद किया। आज़ाद किए गए गुलाम अक्सर छोटी छोटी दुकानें खोलते थे और कुछ समय बाद कुछ बड़े व्यवसाय के मालिक बन जाते थे। ज्यादातर घरेलू गुलाम 30 साल की उम्र में आज़ाद हो जाते थे। फिर वे उपयोगी काम कर सकते थे और पैसे कमा सकते थे।
वास्तव में वे अक्सर मालिक के ग्राहक बन जाते थे और उसे ज्यादा पैसे कमाने में मदद करते थे। गुलामों को अक्सर तब भी आज़ाद किया जाता था जब उनके मालिक की मृत्यु हो जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुलामों का जीवन आसान होता गया। सम्राट क्लॉडियस 41-54 ने एक नया कानून पारित किया। जब कोई गुलाम मालिक किसी बूढ़े या बीमार गुलाम को अपने घर से दूर भेज देता था, तो वह गुलाम स्वतंत्र हो जाता था। अगले सम्राट नीरो के शासन में गुलाम अपने मालिकों को अदालत में ले जा सकते थे। उसके कुछ समय बाद, अगर उनका मालिक बुरा था, तो गुलाम अपनी आज़ादी की मांग कर सकते थे। इसके अलावा, जब कोई मालिक बिना किसी अच्छे कारण के अपने गुलाम को मार देता था, तो उसे हत्या माना जाता था। बाद के साम्राज्य में कानून में और भी बदलाव हुए। 300 तक पुरुष अपने बच्चों को गुलाम के तौर पर नहीं बेच सकते थे। एक समय था जब अगर आप अपने बिल नहीं चुका पाते थे तो आप गुलाम बन जाते थे। ये भी बंद हो गया। गुलामी के बारे में लोगों की भावनाएं भी बदल गईं। शुरुआती ईसाई गुलामी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्हें गुलामों के प्रति निर्दयता पसंद नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों को लगने लगा कि गुलामी गलत है। गुलामी ने रोम को कैसे बदल दिया। उस समय गुलामी हर जगह थी, सिर्फ रोमन साम्राज्य में ही नहीं। यूनानियों के सभी शहरों में गुलाम थे। 1800 के दशक तक यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों में गुलामी कानून के विरुद्ध नहीं थी। वास्तव में आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में गुलाम हैं। लेकिन गुलामी ने रोम को बदल दिया। 100 तक शहर में 3 में से 1 व्यक्ति गुलाम था। साम्राज्य के चारों ओर ये लगभग 5 में से 1 व्यक्ति यानी लगभग 12 मिलियन लोग थे। सभी भारी काम और बहुत सारे कुशल काम गुलामों द्वारा किए जाते थे। इस वजह से रोम में स्वतंत्र लोगों के लिए काम कम हो गया। जैसे जैसे गुलाम सस्ते होते गए, समस्या और भी बदतर होती गई। बढ़ती संख्या में गरीब लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाना था और इस पर बहुत पैसा खर्च होता था। लोगों को खुश रखने के लिए कोलोसियम और अन्य अखाड़ों में लड़ाई बड़ी और अधिक महंगी होती गई। अध्याय 5 कार्थेज के साथ युद्ध। हैनिबल इटली तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके पास केवल 26,000 सैनिक और 3 हाथी थे। बाकी लोग बर्फ में मृत पड़े थे। पहला युद्ध। कार्थेज आधुनिक ट्यूनिशिया में था, ट्यूनिस के ठीक बाहर। इसके लोग जहाज से लंबी दूरी तय करते थे, खरीदते और बेचते थे। 300 BC तक कार्थागिनियों ने उत्तरी अफ्रीका के तटीय इलाकों, कोर्सिका और सार्डिनिया के द्वीपों, सिसिली के पश्चिम और स्पेन के दक्षिण पर कब्जा कर लिया था। कार्थागिनियन अच्छे नाविक थे, लेकिन उनके ज्यादातर सैनिक दूसरी जगहों से आए थे। अगर कार्थागिनियन के पास पर्याप्त पैसा होता तो इन सैनिकों को उनके काम के लिए भुगतान किया जाता था। कार्थागिनियन व्यापारी थे, उनके लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण था। उनके राजनेता उनके काम के लिए भुगतान करते थे और बिना भुगतान के बहुत कम काम होता था। रोमन कई मायनों में अलग थे। उन्होंने अपने राजनेता खुद चुने और व्यापारियों के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी। उनके सैनिक रोमन नागरिक थे, लेकिन रोमनों के पास कोई युद्धपोत नहीं था। उन्हें नौकायन के बारे में बहुत कम जानकारी थी और समुद्र में लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 264 BC में एक छोटी निजी सेना मैमटिनेस ने इटली से पानी के पार सिसिली के शहर मेसिना पर कब्जा कर लिया। कार्थेज ने उनकी मदद के लिए अपनी सेना भेजी। रोमन इस बात से खुश नहीं थे कि कार्थेजियन सेना इतनी करीब थी, इसलिए 40,000 लोग सिसिली में घुस गए। उन्होंने मेसिना और कुछ अन्य शहरों पर कब्जा कर लिया, लेकिन सिसिली एक पहाड़ी देश है और रोमन सेना आसानी से इधर उधर नहीं जा सकती थी। रोमनों ने जहाज बनाना शुरू कर दिया। उस समय युद्धपोतों के आगे लकड़ी का एक लंबा, नुकीला टुकड़ा लगाया जाता था। वे दुश्मन के जहाज में घुस जाते थे और उसमें छेद करने की कोशिश करते थे। लेकिन रोम के लोग समुद्र में लड़ने से ज्यादा जमीन पर युद्ध के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने हर जहाज के आगे लकड़ी का पुल बनाया। यह अपने एक सिरे पर खड़ा था और फिर दुश्मन के जहाज पर गिर गया। रोमन तब पुल पार करने और जमीन पर लड़ने के तरीके से लड़ने में सक्षम थे। 260 BC में सिसिली के तट पर दोनों साम्राज्यों के जहाज़ों की मुलाकात हुई।
लड़ाई के नए तरीके ने कार्थागिनियों को चौंका दिया और रोमनों की जीत हुई। लेकिन भारी पुलों की वजह से रोमन जहाज असुरक्षित हो गए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, कई जहाज तूफानों में नष्ट हो गए और रोमनों ने पुलों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। रोम के लोग अभी भी कार्थेजियन लोगों से जमीन पर लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में एक सेना भेजी। इस बार कार्थेजियन लोगों ने उन्हें हरा दिया। एक और सेना मदद के लिए गए, लेकिन उनके जहाज तूफान में नष्ट हो गए। बड़ी मुश्किल से रोमनों को और जहाज बनाने के लिए पैसे मिले। 241 बीसी में उन्होंने सिजली के पश्चिमी तट के पास कार्थेजियन जहाजों को हरा दिया। कार्थेज ने आखिरकार लड़ाई बंद कर दी और सिजली रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। दूसरा युद्ध। पहले युद्ध के बाद कार्थेजियन लोगों को हर साल रोम को बड़ी रकम देनी पड़ती थी। पैसे पाने के लिए उन्होंने स्पेन के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया। 219 बीसी में कार्थेजियन जनरल हैनिबल ने स्पेन के शहर सागुंटो पर हमला किया। ये शहर रोमन संरक्षण में था, इसलिए रोम ने फिर से युद्ध शुरू कर दिया। हैनिबल ने अपनी सेना को स्पेन से होते हुए उत्तर की ओर तथा इटली की ओर पूर्व की ओर बढ़ाया। वह सर्दी शुरू होने से पहले आल्प्स को पार करना चाहता था। उसके पास 38,000 पैदल सैनिक तथा 8,000 घुड़सवार थे। उसने 37 योद्धा हाथी भी साथ लिए। जैसे ही कार्थागिनियन आल्प्स में चढ़े, उन पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। मौसम भी खराब हो गया। हैनिबल इटली तक पहुंच गया, लेकिन उसके पास केवल 26,000 सैनिक तथा 3 हाथी थे। बाकी सभी बर्फ में मृत पड़े थे। कार्थेजियन जनरल दक्षिण की ओर बढ़ा और 2 रोमन सेनाओं को हराया। लेकिन हैनिबल ने रोम पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। वह इटली के दक्षिण की ओर बढ़ता रहा और वहां के शहरों से मदद की उम्मीद की जा रही थी। एक और रोमन सेना ने हैनिबल का पीछा किया, लेकिन हमला नहीं किया। 216 बीसी में कैने में हैनिबल ने पलटकर उन्हें नष्ट कर दिया। रोम ने फिर उत्तरी अफ्रीका में एक सेना भेजी और कार्थेज की ओर बढ़ गया। शहर की रक्षा के लिए हैनिबल को घर बुलाया गया। 202 बीसी में कार्थेज के पास जामा में दोनों सेनाएं मिली और इस बार रोमनों ने जीत हासिल की। उन्होंने शहर की दीवारें नष्ट कर दी और कार्थेजियनों के पास सिर्फ 10 जहाज रह गए। हैनिबल बच निकला, लेकिन अंत में उसने खुद को मार डाला। तीसरा युद्ध। मासिनिसा आधुनिक अल्जीरिया में न्यूमीडिया का राजा था। 151 बीसी में उसने दक्षिण से कार्थेज पर हमला किया। मासिनिसा रोम का मित्र था, इसलिए आल्प्स में हैनिबल की सेना। रोमनों ने कार्थेज के साथ पुनः युद्ध किया। कार्थेजियन लोगों ने मजबूत शहर की दीवारें बनाई और उनके अंदर रहने लगे। 3 साल तक रोमनों ने हमला किया। कार्थेजियन लोगों ने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और रोमनों ने दीवारों को तोड़ दिया। 6 दिनों की सड़क लड़ाई में हजारों लोग मारे गए और बाकी लोगों को गुलामी में बेच दिया गया। फिर रोमनों ने कार्थेज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने दीवारों और इमारतों को गिरा दिया और कोई भी वहां रहने लायक नहीं रहा। सालों बाद इसकी जगह पर एक नया रोमन शहर बनाया गया। कार्थेज के 700 साल से ज्यादा चले युद्ध के बाद रोम ने कोर्सिका, सार्डिनिया, सिजली, स्पेन के दक्षिणी भाग और उत्तरी अफ्रीका पर शासन किया। दूसरे और तीसरे युद्ध के बीच के समय में रोमियों ने मैसेडोनिया के फिलिप वी के साथ युद्ध किया। फिलिप कार्थेज के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता था और उसने ग्रीस के ज्यादातर हिस्से पर भी शासन किया। रोमियों ने उसके खिलाफ 3 युद्ध लड़े और 168 बीसी तक उन्होंने पूरे मैसेडोनिया और ग्रीस पर कब्जा कर लिया। रोम एक विश्व साम्राज्य बन रहा था। अध्याय 6। रोमन सेना। मारियस के सफल होने के कारण लोगों ने उसे फिर से रोम का शासक बना दिया। उसके बाद बिना सेना के कोई भी रोम पर शासन नहीं कर सका। प्रारंभिक रोमन सेना। रोम के शुरुआती दिनों में अगर कोई सैनिक बनना चाहता था तो उसे शहर में घर या खेत का मालिक होना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें अपने हथियार खरीदने के लिए भी पैसे की जरूरत होती थी। पुरुष 3 पंक्तियों में लड़ते थे। पहले बेहतर उपकरणों के साथ अमीर लोग पीछे की पंक्ति में खड़े होते थे। समय बीतने के साथ बदलाव हुए। सैनिक अभी भी 3 पंक्तियों में लड़ते थे,
लेकिन अब सबसे कम उम्र के पुरुष आगे की पंक्ति में खड़े थे। उनके पीछे 20 और 30 साल के पुरुष थे और बूढ़े पुरुष पीछे थे। लेकिन तीनों लाइनें अभी भी बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर पाईं। रोमन सैनिकों को कई बार हराया गया और 110 BC में अल्जीरिया के उत्तर में राजा जुगुरथा ने एक रोमन सेना को नष्ट कर दिया। एक नया व्यक्ति गायस मारियस अफ्रीका में रोमन जनरल बन गया। कवच, भाला, कवच। मारियस ने गरीब लोगों को सेना में शामिल किया। बहुत से लोग सेना में शामिल हुए और अफ्रीका में उन्हें सफलता मिली। फिर फ्रांस में 2 रोमन सेनाएं नष्ट हो गईं और 80,000 लोग मारे गए। मारियस को फिर से जनरल बनने के लिए कहा गया। इस बार उन्होंने 3 साल तक काम किया और सेना को पूरी तरह से बदल दिया। लोगों को 80 के समूहों में रखा गया। इनमें से 6 समूह एक साथ लड़े और उनमें से 60 एक सेना बन गए। कटार, रोमन सेना के सैनिकों ने अपने शरीर की रक्षा के लिए भारी कवच पहना हुआ था। वे एक भाला, एक तलवार, एक चाकू और एक ढाल लेकर चलते थे। तलवारें छोटी थीं, केवल 60 सेंटीमीटर लंबी। भाले 2 मीटर लंबे थे। वे लकड़ी के मोटे टुकड़े थे जिनके सिरे पर पतली धातु लगी होती थी जो नुकीले सिरे पर होती थी। सेना के सैनिक उन्हें दुश्मन पर फेंकते थे और भाला ढाल को भेद सकता था। एक सेना में 120 सैनिक घोड़ों पर सवार होते थे। वे दुश्मन की तलाश में आगे आगे चलते थे। वे संदेश भी ले जाते थे। दूसरे लोग खास काम करते थे। वे घोड़ों, तलवारों और उपकरणों की देखभाल करते थे। डॉक्टर पुरुषों की देखभाल करते थे और वे इस काम में बहुत अच्छे थे। वास्तव में 1800 के दशक के अंत तक रोमन सेना में चिकित्सा किसी भी यूरोपीय सेना से बेहतर थी। डॉक्टरों की वजह से सैनिक साफ पानी पीते थे और अच्छे शौचालय बनाते थे। रोमन सैनिक आमतौर पर स्वस्थ रहते थे और बीमारी से बहुत कम लोग मरते थे। यह नई सेना बहुत सफल रही। मारियस की सेना ने इटली के उत्तर में जर्मन लोगों सिम्ब्री को हराया। 90 ईसा पूर्व में इटली के अन्य हिस्सों में लोग नागरिक बनने में सक्षम थे और उनमें से कई सेना में शामिल हो गए। रोम ने उन सैनिकों का भी इस्तेमाल किया जो नागरिक नहीं थे। ये लोग सेना में शामिल नहीं हो सकते थे। उनके पास हल्के उपकरण थे। वे आम तौर पर मोर्चे पर खड़े होते थे और पहले दुश्मन पर हमला करते थे। सेना में 25 साल बिताने के बाद ये लोग नागरिक बन सकते थे। दीवारों के पीछे, जब रोमन सेना करीब आती थी तो उसके दुश्मन अक्सर ऊंची दीवारों के पीछे एक मजबूत शिविर की सुरक्षा की तलाश करते थे। फिर रोमनों ने दीवार के नीचे, उसके माध्यम से या उसके ऊपर से हमला किया। उन्होंने जमीन में छेद कर दिए। उन्होंने दीवारों को गिरा दिया। उन्होंने मिट्टी का निर्माण तब तक किया जब तक कि वो दीवारों के शीर्ष तक नहीं पहुंच गई। कभी कभी सैनिक एक दूसरे के करीब खड़े होते थे और अपने सिर के ऊपर अपनी ढाल रखते थे। फिर दूसरे लोग ढालों पर चढ़ जाते थे और दीवार पार कर जाते थे। रोमनों ने अलग अलग तरह की मशीनों का भी इस्तेमाल किया जो रक्षकों पर बड़े पत्थर फेंकती थीं। कोई भी मशीन रोमन विचार नहीं थी। वे यूनानियों से आई थीं, लेकिन रोमनों ने उनमें बदलाव किए और मशीनें बेहतर तरीके से काम करने लगीं। सेना जीवन, जब सेना एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती थी तो सैनिक हर रात एक शिविर बनाते थे। दिन के अंत में उन्हें रुकने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती थी जहां ताज़ा पानी और घास होती थी। उन्होंने कोनों और हर तरफ जमीन में लकड़ियां गाड़ दीं। फिर सैनिकों ने शिविर के बाहर जमीन में एक लंबा छेद बनाया। उन्होंने मिट्टी को एक दीवार में फेंक दिया। कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन प्रवेश द्वार के सामने कुछ मीटर की दूरी पर एक और दीवार बनाई गई थी। इसके बाद पुरुषों ने अपने तंबू लगाए और अपना शाम का खाना पकाया। फिर कुछ लोग जागते रहे जबकि दूसरे सो गए। सुबह वे एक नई जगह पर चले गए और एक नया शिविर बनाया। जब सेना लंबे समय तक एक जगह पर रहती थी तो वे एक मजबूत शिविर बनाते थे। इनमें से कई शिविर आज भी देखे जा सकते हैं। उनके बाहर शहर बसे थे और सैनिकों की महिलाएं वहां रहती थीं। लगभग 200 तक पुरुष विवाह नहीं कर सकते थे। सेना शायद मृत सैनिक की पत्नी को पैसे नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब सैनिक मर जाता था
तो उसकी महिला को उसका पैसा मिल जाता था। और अगर उनके बेटे सेना में शामिल हो जाते थे तो वे नागरिक बन जाते थे। सैनिक और राजनेता। मारियस एक सफल सेनापति था, इसलिए वह एक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ भी बन गया। उसके बाद कोई भी व्यक्ति बिना सेना के रोम पर शासन नहीं कर सका। सैनिक वर्षों तक एक ही सेना के साथ रहे। कई ने कभी रोम नहीं देखा। रोम के प्रत्येक शासक के पास अपनी सेना थी। जब राजनेताओं के बीच विवाद होता था तो सेनापति अपने सेनापति के नेतृत्व में अन्य रोमनों के खिलाफ लड़ते थे। कभी कभी रोमनों ने रोमनों के खिलाफ लगभग उतना ही संघर्ष किया जितना कि विदेशी दुश्मनों के खिलाफ। इसका एक कारण सेना के काम करने का तरीका था। 80 लोगों के हर समूह में एक अधिकारी होता था जो पेशेवर सैनिक होता था। ये लोग हर दूसरे आदमी की तरह ही सेना में शामिल होते थे और कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप अधिकारी बनते थे। लेकिन उनसे ऊपर अमीर परिवारों के लोग होते थे। वे अक्सर कम उम्र के होते थे और वे लंबे समय तक सेना में नहीं रहते थे। वे वहां इसलिए थे क्योंकि उच्च वर्ग के रोमनों को भी सफल सैनिक बनना था। कई राजनेताओं ने शासक बनने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। रोमियों के बीच युद्ध तब तक जारी रहा जब तक ऑगस्टस सम्राट नहीं बन गया। अध्याय 7। खेल और खेल। पोम्पेई के पुराने शहर की एक दीवार पर लिखा है, क्रेसेंस नामक योद्धा सभी लड़कियों के दिलों पर राज करता है। सकस मैक्सिमस। जब हम रोम में खेल और खेलों के बारे में सोचते हैं तो हम शायद कोलोसियम के बारे में सोचते हैं। इस इमारत का लगभग आधा हिस्सा अभी भी खड़ा है। रोमन काल में इसमें लगभग 50,000 लोग रहते थे। ग्लेडिएटर वहां दूसरे ग्लेडिएटर से लड़ते थे। अपराधियों और ईसाइयों को जंगली जानवर खा जाते थे। लेकिन इस इमारत का निर्माण 72 तक शुरू नहीं हुआ था और कोलोसियम रोम में खेल के लिए सबसे बड़ा स्थान नहीं था। सकस मैक्सिमस इससे कहीं बड़ा था। सकस मैक्सिमस को पैलेटाइन हिल के पास बनाया गया था और वर्षों में इसका आकार बढ़ता गया। सम्राटों ने इसे बड़ा और बेहतर बनाने के लिए पैसे दिए। 100 तक इसमें लगभग 250,000 लोग बैठ सकते थे, सभी सीटों के साथ। आज दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मैदानों में भी केवल 100,000 लोग ही बैठ सकते हैं। सकस मैक्सिमस में आपको पुरुषों, महिलाओं और जानवरों के बीच लड़ाई नहीं देखने को मिलती थी। आपको घोड़े देखने को मिलते थे। शुरुआती रोमनों को घोड़ों की दौड़ पसंद थी, लेकिन बाद में लोगों ने रथों की दौड़ को प्राथमिकता दी। वे अपनी दुर्घटनाओं और अचानक मौतों के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए। दरअसल सकस मैक्सिमस शहर में रथ दौड़ के लिए एकमात्र स्थान नहीं था। अलग अलग समय में 2 अन्य बड़े अखाड़े भी थे। सम्राट कैलिगुला और नीरो ने तिबर नदी के दूसरी तरफ अपने निजी अखाड़े बनवाए थे और साम्राज्य भर में ऐसे कई अन्य अखाड़े थे। अमीर रोमन लोग रथ दौड़ के लिए पैसे देना पसंद करते थे। इससे उनका नाम मशहूर हो गया और लोग खुश रहे। रोमन लेखक जुवेनल ने कहा, लोगों को अब राजनेताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें सिर्फ रोटी और रथ दौड़ चाहिए। सकस मैक्सिमस का बहुत कम हिस्सा आज भी बचा हुआ है। इसके ज्यादातर पत्थरों को हटाकर बाद की इमारतों में इस्तेमाल किया गया। अब रोम के बीच में सिर्फ एक बड़ी खाली जगह है, लेकिन हम इसके आकार और आकार को जानते हैं। हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसा दिखता था। लीबिया में भी ऐसा ही एक मैदान है। सकस मैक्सिमस आधुनिक खेल के मैदान जैसा नहीं था क्योंकि यह एक छोर पर सीधा था। इसमें 12 दरवाजे थे जहां से रथ एक साथ आते थे। बीच की रेखा के पार एक दीवार थी। रथ इसके चारों ओर घूमते थे। दौड़। उस समय रोम में रथ टीमें आज की फुटबॉल टीमों की तरह थीं। लोग अपने पसंदीदा का अनुसरण करते थे। ऑगस्टस 27 ईसा पूर्व -14 ईस्वी के समय से रोम में 4 बड़ी टीमें थीं। उन्होंने अपने रंगों से अपने नाम रखे, नीला, हरा, लाल और सफ़ेद। नीला और हरा सबसे लोकप्रिय थे। जब रथ टीमें दौड़ हार जाती थीं, तो उनके अनुयायी कभी कभी उपद्रव शुरू कर देते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज फुटबॉल में उपद्रवी करते हैं। आमतौर पर एक दौड़ में 4 रथ होते थे और लोग अपने पसंदीदा पर पैसे लगाते थे। कभी कभी रथों को 2 घोड़ों द्वारा खींचा जाता था, लेकिन 4 घोड़े ज्यादा आम थे।
प्रत्येक दौड़ के लिए वे अखाड़े के साथ चक्कर लगाते थे। चालक अंदर जाने के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन उन्हें सावधान रहना पड़ता था कि कहीं वे किसी कोने में न गिर जाएं। कुछ ड्राइवरों ने 13 साल की उम्र में ही काम शुरू कर दिया था। कोलोसियम के ग्लेडिएटरों की तरह वे आमतौर पर गुलाम थे। यह एक खतरनाक काम था, लेकिन कुछ लोग बच गए। वे अमीर और प्रसिद्ध और स्वतंत्र व्यक्ति बन गए। सबसे अच्छे ड्राइवर आज के फुटबॉल सितारों की तरह ही लोकप्रिय थे। रोमन लेखक मार्शल ने एक बार कहा था, रथ चालक और उनके घोड़े प्रसिद्ध हैं, लेकिन कोई भी लेखकों के नाम नहीं जानता। सबसे मशहूर ड्राइवर डायोक्लीज ने 3000 जीत के बाद 185 में 42 साल की उम्र में रेसिंग बंद कर दी थी, लेकिन कुछ ड्राइवरों के पास अपने पैसे का आनंद लेने का समय था। स्कॉपस ने 200 रेस जीती। 27 साल की उम्र में एक दुर्घटना में मरने से पहले वह अमीर था। ज्यादातर की मृत्यु तब हुई जब वे युवा और गरीब थे। शायद टीमों के मालिक ही असली विजेता थे। कोलोसियम रोम के शुरुआती दिनों में एक अमीर आदमी के मरने पर उसके गुलामों को मार दिया जाता था। बाद में गुलामों के जोड़े को तलवारें दी गईं और उन्हें मरते दम तक लड़ना पड़ा। युद्ध के कैदियों को भी इसी तरह मारा जाता था, लेकिन कभी कभी विजेता को उसकी आज़ादी दे दी जाती थी। अक्सर ये लड़ाके ग्लेडिएटर बन जाते थे और वे पूरे साम्राज्य में अखाड़ों में लड़ते थे। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध अखाड़ा कोलोसियम था। जब 68 में सम्राट नीरो की मृत्यु हुई तो उन्होंने एक महल छोड़ा जिसमें बड़े बगीचे और एक निजी झील थी। 4 साल बाद सम्राट वेस्पासियन ने झील को खाली कर दिया और कोलोसियम का निर्माण शुरू किया। काम पूरा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका बेटा टाइटस सम्राट बना तो उसने इसे पूरा करवाया। युद्ध क्षेत्र 83 मीटर लंबा और 48 मीटर चौड़ा था। इसे पत्थर से बनाया गया था, जिसके ऊपर रेत थी। पत्थर ग्लेडिएटर और जानवरों के लिए भूमिगत कमरों के ऊपर थे। आगे की सीटों पर सम्राट, राजनेता और अन्य महत्वपूर्ण लोग बैठते थे। ऊंची सीटें आम रोमनों के लिए थीं। सभी सीटों पर नंबर थे। इसमें 5 मंजिलें थीं और इमारत का शीर्ष 48 मीटर ऊंचा था। 300 ई तक कोलोसियम में जानवरों को युद्ध क्षेत्र तक ले जाने के लिए लिफ्ट भी थी। लगभग 45,000 लोगों के लिए सीटें थीं और शायद 5,000 लोगों के खड़े होने की जगह थी। वहाँ 76 नंबर वाले प्रवेश द्वार थे ताकि भीड़ लगभग 15 मिनट में जल्दी से निकल सके। इतने समय में बहुत से आधुनिक फुटबॉल मैदान खाली नहीं हो सकते। इमारत के शीर्ष पर लकड़ी के लंबे टुकड़ों पर कपड़े का आवरण बना हुआ था। गर्म दिनों में लोगों को धूप से बचाने के लिए इस आवरण को खींचा जाता था। लड़ाई का क्षेत्र कभी कभी पानी से भर जाता था और फिर जहाज़ों के बीच लड़ाई होती थी। ग्लेडिएटर्स ज्यादातर ग्लेडिएटर गुलाम थे और इनमें से ज्यादातर युद्ध के कैदी थे। कुछ अपराधी भी थे, कुछ गरीब लोग थे और कुछ उच्च वर्ग के लोग थे जिन्हें पैसे की जरूरत थी। 200 ई में जब तक ये बंद नहीं हो गया तब तक महिलाएं भी ग्लेडिएटर के रूप में लड़ती थीं। बहुत सी महिलाएं ऐसा करना चाहती थीं। ग्लेडिएटर स्कूलों में छात्रों को छोटे पत्थर के कमरों में रखा जाता था। वे केवल अभ्यास के लिए ही कमरों से बाहर निकल सकते थे। वे पहले लकड़ी की तलवारों और भालों से लड़ते थे। इसके बाद असली भारी उपकरणों का उपयोग करना आसान हो गया। ग्लेडिएटर के कई प्रकार थे, लेकिन वे सभी ढाल रखते थे और अपनी भुजाओं या पैरों पर कवच पहनते थे। उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग, उदाहरण के लिए उनकी छाती, ढके नहीं होते थे। एक प्रकार के ग्लेडिएटर केवल जंगली जानवरों से लड़ते थे। कुछ लोग पैदल और कुछ घोड़ों पर सवार होकर लड़ते थे, कभी कभी मौत तक। ग्लेडिएटर के रूप में जीवन अचानक खत्म हो सकता था, लेकिन ये सब बुरा नहीं था। ग्लेडिएटर साल में केवल 3 बार ही लड़ते थे। लड़ाकों के रूप में उनका जीवन शुरू होने के बाद उन्हें बंद नहीं किया जाता था। कुछ लोग अपने घरों में ही रहते थे। खेलों से पहले वाली रात को ग्लेडिएटरों के लिए एक बड़ा रात्रिभोज आयोजित किया गया था। कुछ रोमन महिलाओं को इनमें जाना पसंद था। लेखक जुवेनल हमें एक राजनीतिज्ञ की पत्नी के बारे में बताता है जिसका नाम एपिया था।
उसने रात्रिभोज का आनंद लिया और एक ग्लेडिएटर के साथ मिस्र भाग गई। पोम्पेई के पुराने शहर की एक दीवार पर लिखा है, क्रेसेंस योद्धा सभी लड़कियों के दिलों पर राज करता है। रथ चालकों की तरह सफल ग्लैडिएटर भी पैसे कमा सकते थे और कुछ सालों के बाद उन्हें आज़ादी दे दी जाती थी। कुछ को कुछ लड़ाइयों के बाद रिहा कर दिया जाता था क्योंकि भीड़ उन्हें पसंद करती थी। लेकिन कुछ ने जीवन का आनंद लिया और आगे बढ़ते रहे। पब्लियस ओस्टोरियस ऐसे ही लोगों में से एक था। उसने 51 लड़ाइयाँ जीती और बहुत मशहूर हो गया। प्रदर्शन। कभी कभी खेल कई दिनों तक चलते थे। वे मुफ्त थे क्योंकि सम्राट या अन्य अमीर लोग उनके लिए पैसे देते थे। वे सुबह से ही शुरू हो जाते थे। पहले मनुष्य जानवरों के खिलाफ लड़ते थे, फिर दोपहर के भोजन के समय अपराधियों और बाद में ईसाइयों को जानवरों द्वारा मार दिया जाता था। कई रोमन इसके लिए नहीं रुके, लेकिन कुछ रुके। दोपहर के भोजन के बाद अधिक गंभीर गतिविधियां शुरू हुईं। जब संगीतकार बजा रहे थे, तब ग्लेडिएटर अखाड़े में और उसके चारों ओर घूमते थे। फिर वे वहां मौजूद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का अभिवादन करते थे और लड़ने वाले जोड़े चुने जाते थे। एक लड़ाई के बाद विजेता को सोना या चांदी दिया जाता था। हारने वाले सम्राट से अपने जीवन की मांग कर सकते थे। आमतौर पर वह भीड़ से फैसला करने के लिए कहता था और लोग अपने अंगूठे से संकेत करते थे। संभवतः उन्होंने ग्लेडिएटर की मृत्यु के लिए अपने अंगूठे को नीचे की ओर नहीं दिखाया। यह विचार मुख्य रूप से जीन लियोन गेरोम की पेंटिंग पोलिस वर्सो मुड़े हुए अंगूठे के साथ से आया है और फिर इसे कई फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। जीवन का संकेत संभवतः अंगूठे के चारों ओर बंद उंगलियां थीं, जैसे कि उसके केस में एक तलवार हो। मृत्यु का संकेत संभवतः चलती तलवार की तरह अंगूठे की हरकत थी। कोई भी निश्चित नहीं है। खेलों का अंत। खेल सैकड़ों वर्षों तक जारी रहे। छुट्टियों की संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि गरीबों और बेरोजगारों के लिए लगभग आधा साल छुट्टी का दिन बन गया। अखाड़ों में हजारों पुरुष, महिलाएं और जानवर मारे गए। 107 में खेल 117 दिनों तक जारी रहे। 4,941 जोड़े ग्लेडिएटर लड़े और 11,000 जानवर मारे गए। जब कैलिगुला सम्राट था 37-41 तो कुछ राजनेताओं और उच्च वर्ग के लोगों को कोलोसियम में लड़ना पड़ता था। सम्राट कोमोज 180-192 को भी खेल पसंद थे। वास्तव में वह भी एक ग्लैडिएटर बन गया और कोलोसियम में लड़ा। बेशक अन्य ग्लैडिएटरों की तलवारें तेज नहीं थीं। कोमोज ने भी जानवरों को मारा, लेकिन खतरनाक जानवरों को नहीं। रोमनों ने पूरे साम्राज्य में ग्लेडिएटरों के लिए अखाड़े बनवाए। आज आप उन्हें पुर्तगाल से लेकर तुर्की और लीबिया से लेकर ब्रिटेन तक पा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ईसाई धर्म अधिक लोकप्रिय होता गया, लोगों ने ग्लेडिएटरों को देखना बंद कर दिया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 325 में खेलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वे कभी कभी रोम और अन्य जगहों पर आयोजित किए जाते थे। जब ग्लेडिएटरों ने दूसरे ग्लेडिएटरों से लड़ना बंद कर दिया, तो उन्होंने जानवरों से लड़ना जारी रखा। फिर लगभग 485 में खेल पूरी तरह से बंद हो गए। रोमनों को खेल इतने पसंद क्यों थे? पहले अमीर लोगों की मौत के बाद ग्लैडिएटर की लड़ाई होती थी, लेकिन खेल हमेशा मौत के बारे में होते थे। कई रोमन जवान मर गए। जब लोगों से साम्राज्य के लिए लड़ने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ऐसा किया। खेलों में ग्लैडिएटर जीतने के लिए अपने युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते थे, या वे बिना कुछ कहे मर जाते थे। अपराधी रोमन कानून समझते थे। जंगली जानवरों पर भी रोम का शासन था। खेलों ने लोगों को जीवन और मृत्यु के बारे में सिखाया, रोमन तरीके से। अध्याय 8 गणतंत्र से साम्राज्य तक। उसने अपने दोस्तों से बात की और बहुत देर तक सोचा। फिर उसने एक निर्णय लिया। खेल शुरू हो गया है, उसने कहा, और वो तेजी से पुल पार कर गया। जूलियस सीजर, गनियस पोम्पेयस मैग्नस या पोम्पी और मार्कस लिसिनियस क्रासस 59 ईसा पूर्व में रोम में राजनीतिज्ञ थे। पोम्पी एक जनरल था और बहुत अच्छा था। रोम के लोग उसे पसंद करते थे। क्रेसस रोम का सबसे अमीर आदमी था। उसने कई राजनेताओं की मदद की और वे उसके आभारी थे।
दोनों व्यक्ति बहुत अलग थे और हर व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करता था। पहले जूलियस सीजर दोनों पुरुषों के करीब था। उसकी बेटी की शादी पोम्पी से हुई थी और क्रासस उसका दोस्त था। पोम्पी और क्रासस सीजर के साथ मिलकर काम करने में सक्षम थे और तीनों पुरुषों ने रोम पर शासन किया। जब एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनका समय समाप्त हो गया तो सीजर को फ्रांस के दक्षिण में भेजा गया। उन्होंने वहां लड़ाई लड़ी और 7 साल बाद देश रोमन शासन के अधीन हो गया। सीजर अपने सैनिकों को ब्रिटेन भी ले गया, लेकिन फ्रांस में मुसीबतों के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। सीजर की बेटी की मृत्यु 54 ईसा पूर्व में हो गई थी, इसलिए पोम्पी तब उसका रिश्तेदार नहीं था। सीजर को इस बात की चिंता थी। उसे लगा कि पोम्पी उसके लिए खतरा है। अगले साल तुर्की में युद्ध में क्रासस मारा गया। फिर 50 ईसा पूर्व में सीनेट ने सीजर को आदेश दिया कि वह अपनी सेना को फ्रांस में छोड़कर रोम लौट जाए। इटली के उत्तर पूर्व में रिमिनी से 15 किलोमीटर उत्तर में एक छोटी सी नदी समुद्र से मिलती है। इसका नाम रूबिकॉन था। आज ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके दोनों ओर की भूमि इटली का हिस्सा है, लेकिन सीजर के समय में केवल दक्षिण की ओर ही इटली था। उत्तर में सिसलपाइन गॉल नामक साम्राज्य का एक हिस्सा था। 49 ईसा पूर्व में सीजर इस नदी के उत्तरी किनारे पर खड़ा था। उसके साथ 13वीं सेना के लोग थे। सीजर के सामने एक पुल था और रोम की सड़क थी। किसी सेनापति के लिए इटली में सेना ले जाना कानून के विरुद्ध था, लेकिन अपने सैनिकों के बिना सीजर पोम्पी से डरता था। उसने अपने दोस्तों से बात की और बहुत देर तक सोचा। फिर उसने एक निर्णय लिया। खेल शुरू हो गया है, उसने कहा, और वह पुल के पार तेजी से चला गया। सीजर 13वीं सेना के साथ रोम की ओर बढ़ा। इटली में अन्य सेनाएं भी थीं। कुछ सीजर के साथ शामिल हो गए। दूसरों ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। सैनिक या तो सीजर को पसंद करते थे या फिर उससे डरते थे। पोम्पी को अपनी जान का डर था और वह रोम छोड़कर चला गया। सीजर ने इटली में और सेनाएं आने का आदेश दिया। वे उसके पीछे दक्षिण की ओर चले गए। पोम्पी ने जल्दी से एक जहाज लिया और ग्रीस चला गया, लेकिन उसकी सेनाएं स्पेन में थीं। सीजर ने वहां उनसे लड़ने का फैसला किया, इसलिए वह अपने आदमियों को स्पेन ले गया। उसने पोम्पी की सेना को हराया और पोम्पी के पीछे ग्रीस चला गया। 31 पोम्पी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसे सीजर के आदमियों ने हरा दिया। पोम्पी फिर से भाग गया और इस बार वह मिस्र चला गया। सीजर रोम लौट आया और अपने दोस्तों से एक नई सीनेट बनाई। ये रोमन गणराज्य का अंत था। क्लियोपेट्रा। जब पोम्पी मिस्र पहुंचा तो उसे 10 वर्षीय राजा टॉलमी 13 के सैनिकों ने मार डाला। टॉलमी अपनी बड़ी बहन क्लियोपेट्रा से लड़ रहा था और उसके खिलाफ सीजर की मदद चाहता था। मिस्र उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन सीजर चाहता था और वह मिस्र चला गया। लेकिन वह टॉलमी को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने क्लियोपेट्रा को अपने पास आने के लिए कहा। ये खतरनाक था, क्योंकि टॉलमी के आदमी देख रहे थे। क्लियोपेट्रा एक छोटी नाव में महल में पहुंची। वह एक बड़े बैग के अंदर छिप गई और उसके दोस्तों ने उसे अंदर ले लिया। सीजर खुश था। उसने पाया कि उसे युवती पसंद है। उसकी प्राथमिकता टॉलमी और उसकी बहन का एक साथ शासन करना था। लेकिन युवा राजा को यह विचार पसंद नहीं आया, इसलिए टॉलमी और सीजर के बीच युद्ध हुआ। टॉलेमी ने इटली और मिस्र के बीच समुद्र में सीजर के जहाज़ों पर हमला किया, इसलिए सीजर ने अलेक्जेंड्रिया में टॉलेमी के जहाज़ों को जला दिया। उसने टॉलेमी की सेना को हरा दिया और राजा को मार दिया गया। सीजर फिर कुछ समय के लिए क्लियोपेट्रा के साथ रहा। बाद में उसने उसका बेटा पैदा किया और लड़के का नाम सिजेरियन रखा। लेकिन सिजेरियन को अपने पिता के बारे में कभी पता नहीं चला, क्योंकि सीजर का रोम में महत्वपूर्ण व्यवसाय था। 32 हत्या। रोम में वापस आकर सीजर ने बदलाव करना शुरू कर दिया। कई नई इमारतों पर काम शुरू हुआ। उसने नए कानून बनाए। इटली के बाहर के लोग रोम के नागरिक बन गए। कुछ लोग सीनेट में भी शामिल हो गए। सीजर कई मायनों में एक अच्छा शासक था, लेकिन वह एक राजा की तरह व्यवहार करता था और कुछ लोग पुराने तौर तरीकों पर लौटना चाहते थे। इनमें से 2 थे मार्कस ब्रूटस और गेयस कैसियस।
15 मार्च 44 ईसा पूर्व को सीजर सीनेट से बात करने गया। ब्रूटस, कैसियस और कुछ अन्य लोगों ने उस पर हमला किया। उन्होंने चाकुओं का इस्तेमाल किया और सीजर की मौत भयानक तरीके से हुई। उसके शरीर पर 23 गहरे घाव थे। सीजर की मौत रोम के लोगों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। ब्रूटस और कैसियस ने फोरम में उनसे बात की। कुछ लोग इस बात से सहमत थे कि सीजर बहुत शक्तिशाली था। कई लोग इससे सहमत नहीं थे। फिर सीजर के दोस्त मार्क एंटनी ने शव को फोरम में लाया। उसने लोगों को दिखाया और उन्हें सीजर की मृत्यु के बाद की योजनाओं के बारे में बताया, शहर के लिए निजी उद्यान और प्रत्येक नागरिक के लिए धन। लोग हत्यारों से नाराज हो गए और हत्यारे शहर छोड़कर चले गए। कुछ समय तक एंटनी ने रोम पर शासन किया। ऑक्टेवियन और एंटनी। रोम का अगला शासक सीजर का रिश्तेदार था। उसका नाम गेयस ऑक्टेवियस था, लेकिन अब हम उसे ऑक्टेवियन कहते हैं। जब सीजर की मृत्यु हुई तब वह वर्तमान अल्बानिया में रोमन सेना के साथ था। उसके दोस्तों को लगा कि वो सुरक्षित नहीं है, उसे सेना के साथ ही रहना चाहिए। उसके परिवार ने उसे रोम लौटने के लिए कहा, लेकिन चुपचाप। ऑक्टेवियन की एक अलग योजना थी। सबसे पहले उसने अपना नाम बदलकर गेयस जूलियस सीजर ऑक्टेवियंस या बस सीजर। फिर वह इटली के दक्षिण में एड्रियाटिक सागर को पार कर गया। वहां बड़ी संख्या में सैनिक थे। उसने उनसे बात की और कई लोग उसके साथ जुड़ गए। ऑक्टेवियन रोम की ओर बढ़ गया। जूलियस सीजर की सेना के पुराने सैनिक रास्ते में रहते थे और कुछ ऑक्टेवियन के साथ भी जुड़ गए। जब ऑक्टेवियन रोम पहुंचा तो एंटनी उससे बात नहीं करना चाहता था। ऑक्टेवियन सिर्फ 18 साल का था, लेकिन एंटनी उससे थोड़ा चिंतित था। जब ऑक्टेवियन ने सीनेट में शामिल होने की कोशिश की तो एंटनी ने उसे रोक दिया। ऑक्टेवियन रोम छोड़कर चला गया। वो फिर से दक्षिण की ओर चला गया और जूलियस सीजर के लगभग 10,000 सैनिक उसके साथ हो लिए। एंटनी की 2 सेनाएं भी उसके साथ जाने को तैयार हो गईं। लेकिन एंटनी ब्रूटस से ज्यादा चिंतित था। उसने अपनी दूसरी सेना को उत्तर की ओर ले जाकर उसे हरा दिया। ऑक्टेवियन एंटनी के पीछे उत्तर की ओर गया। उसने एंटनी की सेना से 2 बार युद्ध किया और दोनों बार जीता। एंटनी फ्रांस गया और रोमन सेना से और सैनिक अपने साथ ले गया। लेकिन ऑक्टेवियन रोमन सैनिकों के बीच एक और युद्ध नहीं चाहता था। वह रोम लौट आया और सीनेट में शामिल हो गया। फिर उसने एंटनी से बात करने का फैसला किया। वे नदी के किनारे एक द्वीप पर मिले। वहां एक और आदमी था, लेपिड्स, जो एंटनी का दोस्त था। वे तीनों एक साथ शासन करने के लिए सहमत हो गए। सबसे पहले एंटनी और ऑक्टेवियन सीजर के हत्यारों को खोजने के लिए फिर से रोम से चले गए। दोनों सेनाओं ने मैसेडोनिया के फिलिप्पी में लड़ाई लड़ी। एंटनी और ऑक्टेवियन के सैनिक जीत गए और बाद में ब्रूटस और कैसियस ने खुद को मार डाला। एंटनी और क्लियोपेट्रा। एंटनी, ऑक्टेवियन और लेपिड्स ने रोमन दुनिया का एक हिस्सा लिया। लेपिड्स को पश्चिम मिला और वह स्पेन में रहने चला गया। ऑक्टेवियन को इटली मिला और एंटनी को पूर्व की ओर। अपनी नई भूमि की यात्रा के दौरान एंटनी की मुलाकात तुर्की के टार्सस में क्लियोपेट्रा से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में एक साथ सर्दियां बिताईं। लेपिड्स कुछ सैन्य टुकड़ियां लेकर सिसिली की ओर चल पड़ा। ऑक्टेवियन को लगा कि लेपिड्स रोम की ओर जा रहा है। उसने कुछ लोगों को ढूंढा और उसकी ओर बढ़ा। लेपिड्स के सैनिकों ने ऑक्टेवियन से मिलने का फैसला किया और लेपिड्स ने जीतने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ी। ऑक्टेवियन ने उसे समुद्र के किनारे एक शहर में भेज दिया और वहीं रहने को कहा। मिस्र में क्लियोपेट्रा के एंटनी से 2 बच्चे हुए। ऑक्टेवियन इस बात से खुश नहीं था क्योंकि उसकी बहन ऑक्टेविया एंटनी की पत्नी थी। एंटनी ने अलेक्जेंड्रिया में एक नई सरकार भी शुरू की और फिर उसने ऑक्टेविया से अपनी शादी तोड़ दी। ऑक्टेवियन बहुत नाराज हुआ और उसने एंटनी के साथ युद्ध करने का फैसला किया। उसने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और ग्रीस की यात्रा की। एंटनी की सेना उत्तर की ओर बढ़ी लेकिन सेनाओं ने लड़ाई नहीं की। एंटनी अपने जहाज़ों के साथ मिस्र गया और ऑक्टेवियन के जहाज़ों से लड़ा। उसके बाद एंटनी और क्लियोपेट्रा को मिस्र भागना पड़ा, लेकिन ऑक्टेवियन अपनी सेना के साथ उसका पीछा करता रहा और एंटनी और क्लियोपेट्रा ने खुद को मार डाला। प्रथम सम्राट। ऑक्टेवियन उस समय रोमन दुनिया का शासक था।
सीनेट ने उसे नया नाम दिया ऑगस्टस। सीनेट की सहमति से ऑगस्टस ने कई बदलाव किए। अगर ऑगस्टस नहीं चाहता तो रोम में कुछ भी नहीं होता। वो इस बात का भी ध्यान रखता था कि अमीर लोग कभी नाराज न हों। वो हमेशा से ही एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ था। ऑगस्टस ने सेना में बदलाव किए। उसने सैनिकों के जीवन को बेहतर बनाया और फिर उन्हें रोम से दूर जर्मनी जैसे देशों में युद्धों में भेजा। नतीजतन शहर में आम लोगों के लिए जीवन सुरक्षित हो गया। उसने सरकार के काम करने के तरीके में भी बदलाव किया। साम्राज्य के अंदर कोई युद्ध नहीं था, इसलिए हर जगह जीवन कम खतरनाक था। लोग पैसे कमा सकते थे। इस वजह से वे अपने शासकों से अधिक खुश थे और रोमन जीवन शैली को स्वीकार करने लगे। रोमन नाम। रोमनों का एक पहला नाम और एक पारिवारिक नाम होता था और अक्सर उनके जीवन में बाद में उन्हें दूसरा नाम दिया जाता था। कभी कभी यह उनकी गतिविधियों से आता था। उदाहरण के लिए, सम्राट कैलिगुला के पिता को जर्मनी में युद्ध जीतने के बाद जर्मेनिकस कहा जाता था। कभी कभी यह उनके रूप रंग से आता था। जूलियस सीजर का पहला नाम गायस था। जूलियस उनका पारिवारिक नाम था और सीजर का मतलब था घने बाल। कभी कभी नाम इतिहास से आते थे। सीजर, ऑगस्टस या दोनों को बाद के कई सम्राटों के नामों में जोड़ा गया। ऑगस्टस ने रोम शहर को भी बदल दिया। उसने ऑगस्टस का फोरम और कई बेहतरीन इमारतें बनवाईं। रोम और उसके साम्राज्य का शासक बनने के 40 साल से भी ज्यादा समय बाद 14 ही में उसकी मृत्यु हो गई। अध्याय 9, सड़कें और पानी। साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी लोग लंबे समय तक सड़कों का उपयोग करते रहे। वास्तव में इनमें से कुछ आज भी प्रयोग में हैं। बड़े फ्लाई पत्थर, ठोस रेत, एक रोमन सड़क। रोमन सड़कें। शहर के मुख्य चौराहे। रोमन फोरम में एक बड़ा पत्थर था। सुनहरे अक्षरों में ये दर्शाया गया था कि साम्राज्य के विभिन्न शहरों से यह कितनी दूर है। साम्राज्य की सभी सड़कें यहीं से शुरू होती थीं और नई सड़कें उनसे जुड़ती थीं। हर सड़क जल्दी या बाद में रोम तक जाती थी। एपियन वे मुख्य सड़कों में से पहली थी। यह अभी भी सबसे प्रसिद्ध है। इसे 312 बीसी में एक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ एपियस क्लॉडियस कैकस के आदेश पर शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत फोरम में हुई थी और पहले 100 किलोमीटर तक ये पूरी तरह से सीधी थी। बाद में एक सड़क वाया एमिलिया रिमिनी से पियासेंजा तक 240 किलोमीटर तक पूरी तरह से सीधी चली। रोमन सड़क बनाने वाले लोग जमीन में से मिट्टी और पत्थर निकालते थे। वे रेत डालते थे, फिर उसमें टूटे हुए पत्थर के साथ कंक्रीट डालते थे, फिर छोटे पत्थर। छोटे पत्थरों पर वे आखिर में बड़े पत्थर रखते थे जो ऊपर से सपाट होते थे। सड़कें बीच में ऊंची होती थीं। बारिश का पानी उनसे बहकर सड़क के किनारे और जमीन में बने गड्ढों में चला जाता था। आमतौर पर सड़क जमीन में लगभग आधा मीटर नीचे जाती थी और उसके ऊपर एक और आधा मीटर। लेकिन कभी कभी रोमन ऊंची सड़कें चाहते थे। शायद जमीन गीली थी या सैनिक उन्हें अपने आसपास देखने की जरूरत थी। कुछ सड़कें जमीन से 1.5 मीटर ऊंची थीं। कई 100 सालों तक सड़कें बहुत अच्छी तरह से काम करती रहीं। उन्होंने रोमन सेना को इधर उधर जाने में मदद की। उन्होंने व्यापार को भी आसान बनाया। ईसाई धर्म की तरह विचार भी एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंच सकते थे। साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी लोग लंबे समय तक इन सड़कों का इस्तेमाल करते रहे। वास्तव में कुछ सड़कें आज भी इस्तेमाल में हैं और दुनिया के इस हिस्से में 1000 साल से ज्यादा समय तक इससे बेहतर सड़कें नहीं थीं। जल सेतु। लगभग 19 ईसा पूर्व में निर्मित पोंट डू गार्ड जल सेतु लगभग 50 किलोमीटर लंबा है। इससे फ्रांस के दक्षिण में नीम्स शहर में प्रतिदिन 200 मिलियन लीटर ताज़ा पानी पहुंचाया जाता था। इसे बनाने में 800-1000 श्रमिकों को लगभग 5 साल लगे। ये जल सेतु 275 मीटर लंबे पुल पर गार्डन नदी को पार करता है, जिसे 2 अन्य पुलों के ऊपर बनाया गया है। ये रोमियों द्वारा बनाए गए कई जल सेतुओं में से एक था। लोग इसे रोम के मजबूत शासन का प्रतीक मानते थे, लेकिन वे इसका पानी पी सकते थे और इसमें नहा सकते थे।
रोम शहर के लिए पहला जल सेतु 313 बीसी में बनकर तैयार हुआ था और इसने शहर में 12 किलोमीटर तक पानी पहुंचाया था। बाद के वर्षों में जैसे जैसे रोम का विकास हुआ 10 और जल सेतु बनाए गए। आखिरी जल सेतु 206 बीसी में बनकर तैयार हुआ। सबसे लंबा एनियो नोवस 87 किलोमीटर लंबा था। जमीन के ऊपर जल सेतु अक्सर पुलों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी लंबाई के ज्यादातर हिस्से में उन्हें सिर्फ चट्टानों को काटकर बनाया गया था। पानी धीरे धीरे नीचे की ओर बहता था। एक जल सेतु रोम तक भूमिगत रूप से चलता रहा, लेकिन बनाने वाले आमतौर पर पानी को जमीन से ऊपर शहर में लाना चाहते थे। इसका मतलब था कि यह शहर के अलग अलग हिस्सों में नीचे की ओर बह सकता था। इस वजह से अपनी यात्रा के आखिरी हिस्से में पानी पुलों पर चलता था। एक जल सेतु का सारा पानी दूसरे छोर से नहीं निकलता था। रास्ते भर जमींदारों ने अपने इस्तेमाल के लिए कुछ पानी चुराने की कोशिश की। वास्तव में कभी कभी पानी रोम तक नहीं पहुंचता था। जब ये पहुंचता था तो रोमन भी इसे चुराने की कोशिश करते थे। शहर के कई हिस्सों में सड़कों के नीचे गुप्त पानी के पाइप चलते थे। जल कर्मचारियों को बारीकी से निगरानी करनी पड़ती थी, लेकिन कभी कभी लोग उन्हें पैसे देते थे और वे दूसरी तरफ देखते थे। सैकड़ों वर्षों तक श्रमिकों की एक सेना ने जल सेतुओं की मरम्मत की और नए जल सेतु बनाए। जब साम्राज्य के अंतिम वर्षों में रोम पर हमला हुआ तो जल सेतु एक एक करके काट दिए गए। केवल एक्वा विर्गो ही बच पाया क्योंकि यह पूरी तरह से भूमिगत था। बाद में 1 या 2 का पुनर्निर्माण किया गया और सैकड़ों वर्षों तक उनका उपयोग किया गया, लेकिन उस समय अधिकांश लोगों को अपना पानी तिबर नदी से लाना पड़ता था। नदी का पानी साफ नहीं था और लोग बीमार हो गए। आबादी 10 लाख से घटकर 50,000 रह गई। साम्राज्य के अंत के बाद रोम में एक नया जल सेतु बनने में 1000 साल लग गए। आज भी 3 पुराने रोमन जल सेतु शहर में पानी लाते हैं। बहते पानी का शहर। जब पानी रोम पहुंचा तो ये धातु के पाइपों के जरिए शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा। कुछ सम्राट के लिए था और कुछ अमीर नागरिकों को बेचा गया था। उनके पास जल सेतुओं से उनके घरों तक पाइप थे। बाकी आम लोगों के लिए था, लेकिन ये सिर्फ भूतल तक ही पहुंचता था। ज्यादातर लोगों के कमरों में पानी नहीं था। वे इसे सड़क पर ऐसी जगहों से लेते थे जो आमतौर पर हर 100 मीटर पर मिल जाती थीं। लेकिन शहर के कुछ हिस्सों में कई सालों तक पानी नहीं था। ज्यादातर लोगों के घरों में शौचालय नहीं थे। कुछ इमारतों में तो ग्राउंड फ्लोर पर ही शौचालय थे, जहां हर कोई रहता था। लोग थोड़े से पैसे देकर सड़कों पर बने शौचालयों का भी इस्तेमाल कर सकते थे। बेहतर शौचालयों में हमेशा पानी बहता रहता था। जब घरों या सड़क के शौचालयों से पानी निकलता था तो वह सड़क के नीचे पाइपों के जरिए बहता था। लेकिन लोग कभी कभी सड़कों के किनारे बने गड्ढों में बर्तन खाली कर देते थे, जिससे बारिश का पानी बह जाता था। बदबू वापस सड़कों पर आ जाती थी और गर्मियों में अक्सर बहुत खराब हो जाती थी। अमीर लोग शहर छोड़कर अपने खेतों में चले गए। अध्याय 10। लिखना, गिनना और निर्माण करना। मैंने तुम्हें मोजे और 2 जोड़ी जूते भेजे हैं। एल्पिस, टेट्रिकस और अपने सभी दोस्तों को नमस्ते कहना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की किस्मत अच्छी होगी। लिखना, रोमनों को कागज के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने पौधों से कुछ ऐसा ही बनाया। महत्वपूर्ण लेखन के लिए उन्होंने युवा भेड़ की खाल का इस्तेमाल किया। सबसे पहले खाल को धोया जाता था, फिर उन्हें तब तक दबाया जाता था जब तक वे सपाट और पतले न हो जाएं। कलम लकड़ी या धातु से बने होते थे। सभी लकड़ी के पेन गायब हो गए हैं, लेकिन हमारे पास आज भी कुछ धातु के पेन हैं। रोजमर्रा की लेखनी के लिए रोमन मोम का इस्तेमाल करते थे। ये लकड़ी के बक्से में आता था जो किताब की तरह खुलता था। जब लेखन पूरा हो जाता था तो बक्सा बंद कर दिया जाता था। संदेश पढ़ने के बाद मोम को गर्म किया जाता था, फिर इसका दोबारा इस्तेमाल किया जाता था। पोस्ट कार्ड। 1970 के दशक में इतिहासकार इंग्लैंड के उत्तर में रोमन शिविर विंडोलिंडा में काम कर रहे थे। ये दीवार के ठीक दक्षिण में है, जिसे सम्राट हेड्रियन ने पूरे देश में बनवाया था। उन्हें लकड़ी के बहुत सारे पतले पोस्टकार्ड आकार के टुकड़े मिले।
उनमें से प्रत्येक 1 से 3 मिलीमीटर मोटा है और उन पर लिखा हुआ है। जब संदेश लिखा जाता था तो पोस्ट कार्ड को किताब की तरह बंद कर दिया जाता था। साम्राज्य के उत्तर में रोमन पौधों से किसी भी तरह का कागज नहीं बना सकते थे, इसलिए लोग लकड़ी के इन टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। जब रोमनों ने शिविर का उपयोग करना बंद कर दिया तो सभी सरकारी संदेश हटा दिए गए, लेकिन हम लोगों के बीच संदेश पीछे रह गए। वास्तव में ये ज्यादा दिलचस्प हैं। इन्हें 80 और 130 के बीच लिखा गया था और ये हमें हेड्रियन की दीवार पर जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उनमें से एक, संभवतः एक रोमन सैनिक की पत्नी की ओर से, कहती है, मैंने आपको मोजे और 2 जोड़ी जूते भेजे हैं। एल्पिस, टेट्रिकस और अपने सभी दोस्तों को नमस्ते कहना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की किस्मत अच्छी होगी। एक अन्य में, एक अधिकारी की पत्नी दूसरे को अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है। हेड्रियन की दीवार पर सैनिक सेना के सैनिक नहीं थे। उन्हें आधा वेतन दिया जाता था और वे कई सरल काम करते थे। ज्यादातर जर्मन थे, लेकिन यूरोप के दूसरे हिस्सों, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व से भी लोग थे और समय बीतने के साथ ब्रिटेन से भी। लेकिन वे सभी लैटिन में लिखते थे। पोस्टकार्ड हमें दिखाते हैं कि कई साधारण सैनिक और उनकी पत्नियां पढ़ और लिख सकती थीं। गिनती। आज हम 9 अलग अलग संख्याओं का उपयोग करते हैं, या 10 अगर हम शून्य को भी एक संख्या के रूप में सोचते हैं। इनसे हम सभी बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। संख्या 50 5 से 10 गुना बड़ी है और 500 50 से 10 गुना बड़ी है। रोमन लोग गिनती के आधुनिक तरीके के बारे में जानते थे। साम्राज्य के कई हिस्सों में लोगों द्वारा इसका स्थानीय रूप से उपयोग किया जाता था। लेकिन हमारी संख्याओं में 15 5 से पहले 1 के साथ 5 से बड़ा है। रोमन संख्याओं में आप एक संख्या को छोटा बनाते हैं जब आप उसके पहले 1 लगाते हैं। V 5 है, लेकिन एव 4 है। इस अंतर के कारण कई लोगों को जोड़ घटाना मुश्किल हो गया, लेकिन रोमन लोग पेन से जोड़ घटाना नहीं करते थे। वे या तो एक साधारण मशीन का इस्तेमाल करते थे या फिर छेद वाली लकड़ी का टुकड़ा। दरअसल रोमन लोग आज के कई लोगों की तरह ही थे। जब उन्हें जोड़ घटाना होता था तो वे मशीन का इस्तेमाल करते थे। यूनानियों को संख्याओं का अध्ययन करना पसंद था, लेकिन रोमनों को नहीं। वे वास्तविक समस्याओं के उत्तर जानना चाहते थे। उदाहरण के लिए, वे इमारतों या सड़कों के आकार का पता लगाने के लिए संख्याओं का इस्तेमाल करते थे। इमारतों। रोमन लोग नई और अलग अलग तरह की इमारतों के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल करते थे। वे ज्यादा ऊंचाई तक निर्माण कर सकते थे और गोल छतों से बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकते थे। अध्याय 11। प्रारंभिक सम्राट। साम्राज्य के पूरे काल में रोम को कभी भी एक अच्छा सम्राट चुनने का तरीका नहीं मिला। टिबेरियस। प्रथम सम्राट ऑगस्टस को अपनी मृत्यु के बाद रोमनों के बीच युद्ध की चिंता थी, इसलिए वह अपने छोटे रिश्तेदार टिबेरियस को अपना स्थान लेना चाहता था। सीनेट ने सहमति दे दी। जब 14 में ऑगस्टस की मृत्यु हो गई तो टिबेरियस अगला सम्राट बन गया। लेकिन ऐसा लगता था कि टिबेरियस को ये काम बहुत पसंद नहीं था। उसने बहुत सारा काम अपने बेटे ड्रूसस और बाद में अपने दोस्त सेजेनस को दे दिया। ये सफल नहीं रहा। सेजेनस ने कई जासूसों का इस्तेमाल किया। वे अमीर नागरिकों पर नज़र रखते थे और उनकी बातचीत सुनते थे। जब वे टिबेरियस के खिलाफ कुछ कहते थे तो उन्हें अदालत में ले जाया जाता था। आमतौर पर इसके बाद उन्हें मार दिया जाता था और सेजेनस उनका पैसा ले लेता था। 26 में टिबेरियस ने अपनी नौकरी पूरी तरह से छोड़ दी। वह रोम छोड़कर कैप्री द्वीप पर रहने चला गया। सेजेनस और भी मजबूत होता गया। केवल वही टिबेरियस से बात कर सकता था और वह लगभग सम्राट बन गया था। लेकिन फिर टिबेरियस को सेजेनस से डर लगने लगा। उसने सीनेट को पत्र लिखकर उसे रोकने के लिए कहा। उन्होंने ये काम जल्दी और आसानी से कर लिया और उसे मार डाला। टिबेरियस कैप्री में ही रहा और भी पागल होता गया। रोम में उसके आदेश पर कई लोगों को मार दिया गया, लेकिन साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में कोई युद्ध नहीं हुआ। ऑगस्टस के नए विचारों ने अच्छा काम किया और आम लोगों का जीवन बेहतर हो गया। कैलिगुला।
कैलीगुला का जन्म गेयस जूलियस सीजर जर्मेनिकस के नाम से हुआ था। उनके पिता ऑगस्टस के पोते जर्मेनिकस एक रोमन जनरल थे। जब कैलीगुला बहुत छोटा था तो उसके पिता जर्मनी में लड़ रहे थे। युवा लड़के ने सेना के साथ समय बिताया और वह एक छोटे सैनिक की तरह कपड़े पहनता था। सैनिक उसे पसंद करते थे और उसे कैलीगुला कहते थे। इसका मतलब था छोटे सेना के जूते। बचपन में उसका समय अच्छा नहीं बीता। बहुत से लोग अगला सम्राट बनना चाहते थे और उनके बीच लड़ाई होती थी। उसके बाद कैलीगुला के पिता की आधुनिक तुर्की के एंटियोक में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। उसकी मां नाराज हो गई और रोम लौट गई। उसने सेजेनस को हत्यारा कहा। कैलीगुला को रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। उनके पास लड़के के लिए बहुत कम समय था और वो बहुत अकेला था। उसके केवल 3 बहनें ही उसकी दोस्त थीं। कैलीगुला की जान हमेशा टिबेरियस और सेजानस से खतरे में रहती थी। टिबेरियस ने कैलीगुला की मां को एक छोटे से द्वीप पर भेज दिया। वहां उसकी मृत्यु हो गई। कोई भी निश्चित नहीं है कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई थी या नहीं। कैलीगुला के 2 सबसे बड़े भाई नीरो और ड्रूसस यहीं मारे गए थे। समय बीत गया, लेकिन फिर टिबेरियस ने लड़के से कैप्री में उसके साथ रहने के लिए कहा। वहां जीवन बहुत अजीब था, लेकिन कैलीगुला को वहां मजा आता था। उसे गुलामों को चोट पहुंचाना और ग्लेडिएटरों को लड़ते और मरते देखना पसंद था। टिबेरियस ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जब टिबेरियस की मृत्यु हो गई या शायद उसकी हत्या कर दी गई 37 में कैलीगुला सम्राट बन गया। शुरू में वो एक अच्छा सम्राट था और लोग उसे पसंद करते थे। उसने रोम में हत्याओं को रोका, अपने रक्षकों को पैसे दिए और शो के लिए भुगतान किया। वह लोकप्रिय जनरल जर्मेनिकस का बेटा था और टिबेरियस के विपरीत वह जूलियस सीजर का रिश्तेदार था। लेकिन कुछ महीनों के बाद कैलीगुला बीमार पड़ गया। जब वह ठीक हुआ तो उसने अजीबोगरीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो बहुत महंगी जीवनशैली का आनंद लेने लगा और कुछ ही महीनों में उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। उसने नागरिकों से अधिक पैसा लिया, लेकिन ये कभी भी पर्याप्त नहीं था। उसने अमीर लोगों को मार डाला और उनकी जमीन और पैसे छीन लिए। उसने सीनेट के साथ भी लड़ाई की। उसने सबसे महत्वपूर्ण राजनेताओं को भगा दिया और उनकी जगह नए लोगों को बिठाया। वास्तव में वह राजनेताओं के साथ बहुत अच्छा नहीं था। कुछ को उसके रथ के पीछे तब तक भागना पड़ता था जब तक वे आगे नहीं भाग सकते थे। कैलीगुला ने सेना को ब्रिटेन ले जाने का फैसला किया, लेकिन फ्रांस के तट पर उसने अपना मन बदल लिया। उसने अपने सैनिकों से समुद्र तट से चीजें लेने को कहा। ये चीजें समुद्र पर उनकी हार को दर्शाती थीं। उसे अनोखे कपड़े पहनना या महिलाओं की तरह कपड़े पहनना पसंद था। उसने अपने दुश्मनों और अपने दोस्तों की मौत का आदेश दिया। उसने बहुत बड़ी और महंगी पार्टियां दी। उसने अपने घोड़े इंस्टेट्स को भी उपहार दिए। वास्तव में घोड़े के पास अपना घर, दास और फर्नीचर था। 41 में सम्राट के रूप में केवल 4 साल के बाद उनके रक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। यह आमतौर पर एक बुरे सम्राट को रोकने का एकमात्र तरीका था। कैलीगुला उन कई लोगों में से पहला था जो इस तरह से मारे गए। क्लोडियस हत्या के तुरंत बाद एक गार्ड महल से गुजर रहा था। उसे एक आदमी छिपा हुआ मिला। ये क्लोडियस था, जो कैलीगुला का चाचा और माँ कैंटनी का पोता था। वो डर गया क्योंकि उस दिन गार्ड बहुत से लोगों को मार रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं मारा। वास्तव में अगले दिन उन्होंने उसे सम्राट बना दिया। क्लोडियस को कई समस्याएं थीं। वह बचपन में बीमार रहता था और इसके बाद वह ठीक से बोल नहीं पाता था। साथ ही उसके घुटने कमजोर थे, इसलिए वह अक्सर गिर जाता था। लेकिन जब वह सम्राट बना तो वह अचानक बहुत बेहतर हो गया। शायद कैलीगुला के शासन में उसने बीमार दिखने की कोशिश की ताकि वह खतरनाक न लगे। उसके माता पिता ने भी उसे यथासंभव छिपाकर रखा और वह अपना समय किताबों के साथ बिताता था। इसलिए वह इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता था और उसके बारे में लिखता था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन हमेशा खुशमिजाज नहीं रहता था। जब वह लोगों से नाराज होता था
तो अक्सर उन्हें मार देता था। क्लॉडियस कभी सेना में नहीं था, लेकिन सम्राट बनने के तुरंत बाद उसने एक महान सैनिक बनने का फैसला किया। उसने हमला करने के लिए एक जगह की तलाश की और उसने ब्रिटेन को चुना। एक तरह से ब्रिटेन अधूरा काम था। 55 और 54 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की ब्रिटेन यात्राएं छोटी थीं। क्लॉडियस की योजना शायद अच्छी नहीं थी। रोमनों को पहले से ही देश से पैसा मिल रहा था और अंग्रेज उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। लेकिन 43 में क्लॉडियस के सेनापति प्लाटियस 4 सेनाओं के साथ दक्षिणी तट पर उतरे। उन्होंने उत्तर की ओर लड़ाई की और टेम्स नदी पर रुके। उन्होंने वहां तब तक इंतजार किया जब तक कि 8 हफ्ते बाद क्लॉडियस और लोगों के साथ नहीं पहुंच गए। फिर सेना ने टेम्स नदी पर एक पुल बनाया जो बाद में लंदन बन गया। उन्होंने पुल पार किया और फिर कोई लड़ाई नहीं हुई। क्लॉडियस दक्षिण पूर्व की राजधानी कोलचेस्टर की ओर बढ़ता रहा। 16 दिन बाद उसने प्लाटियस को वहीं छोड़ दिया और रोम लौट आया। उनके शासन ने रोम में कई चीजों को बेहतर बनाया। उन्होंने लोगों के खेती करने के तरीके को बदल दिया। साथ ही ग्रामीण इलाकों से भोजन अधिक तेजी से आने लगा। उन्होंने आम लोगों के लिए बेहतर कानून पारित किए, लेकिन उनका निजी जीवन उतना सफल नहीं रहा। उन्होंने अपनी पहली 2 शादियां खत्म कर दी और अपनी तीसरी पत्नी को मार डाला। उनकी चौथी पत्नी कैलिगुला की बहन एग्रिपिना थी। कुछ समय बाद उन्होंने इस शादी को भी खत्म करने की बात कही, लेकिन वह उनके लिए बहुत जल्दी थी। 54 में उसने उनके खाने में जहर मिला दिया और उनकी मौत हो गई। काला नीरो एग्रिपिना की पहली शादी से पैदा हुआ बेटा था। उसका पालन पोषण मुख्य रूप से शिक्षकों ने किया था और वह थिएटर और संगीत में रुचि रखता था। क्लॉडियस ने उसे अपना बेटा माना और उसकी मृत्यु के बाद नीरो सम्राट बन गया। उस समय वह 17 वर्ष का था। ये संभव है कि उसने क्लॉडियस को मारने में मदद की हो। एग्रिपिना नीरो के साथ शासन करना चाहती थी और उस समय के पहले पैसे में उनके सिर एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन नीरो के शिक्षक और महल के अन्य लोग एक महिला को सम्राट नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने नीरो से बात की और उसे अपनी मां की चिंता होने लगी। एग्रिपिना क्लॉडियस के बेटे ब्रिटेनिकस को सम्राट के रूप में सोचने लगी। इसके तुरंत बाद ब्रिटेनिकस को एक रात्रिभोज में जहर दे दिया गया। कई लोगों को लगा कि नीरो ही हत्यारा है। नीरो ने फिर अपनी मां को जहर देने की कोशिश की। उसने 3 बार कोशिश की, लेकिन वो महल में जीवन और मृत्यु के बारे में सब जानती थी और सावधानी से खाती थी। फिर उसने उसके शयन कक्ष के ऊपर की छत को कमजोर कर दिया, लेकिन वह उस पर नहीं गिरी। इसके बाद उसने उसे समुद्र में भेज दिया। नाव टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन अग्रिपिना तैरकर किनारे पर आ गई। जब नीरो ने उसे मारने के लिए सैनिक भेजे, तो अग्रिपिना ने अपना नीरो पेट खोल दिया। उसने उनसे कहा कि वे उसे उसी जगह मार दे जहां से उसका भयानक बेटा आया था। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। बहुत से लोग कोलोसियम में नीरो के बारे में सोचते हैं। वास्तव में उसे ग्लेडिएटर में बहुत रुचि नहीं थी। उसे रथ दौड़ पसंद थी और कभी कभी वह रेस में भी भाग लेता था। उसे नाटकों में अभिनय करना भी पसंद था। वह अक्सर घंटों अभिनय करता था और लोगों को रुककर देखना पड़ता था। कभी कभी उसके खत्म होने से पहले ही महिलाओं को बच्चे हो जाते थे। जब उसे कोई पसंद नहीं आता था, तो उसके आदेश पर उसे मार दिया जाता था। उदाहरण के लिए, उसे लगता था कि उसकी लोकप्रिय पत्नी ऑक्टेविया उसके खिलाफ है, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उसके एक शिक्षक प्रसिद्ध लेखक और विचारक सेनेका थे। उन्हें भी मार दिया गया। एक दिन उसकी अगली पत्नी पोपिया इस बात से नाराज हो गई कि वह दौड़ से देर से घर आया था। नीरो ने उसे लात मारकर मार डाला। 64 में रोम में आग लग गई। यह 1 सप्ताह तक जलती रही और शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। नीरो ने जमीन को साफ किया और एक बड़ा महल बनवाया, गोल्डन हाउस, जिसमें अपनी झील थी। लेकिन शायद उसने रोम के जलने के दौरान संगीत नहीं बजाया। वास्तव में उसने आग बुझाने के लिए लोगों को भेजा। फिर उसने उन लोगों की मदद की जो अब बेघर हो गए थे। आग के परिणामस्वरूप उसने निर्माण के लिए नए नियम बनाए। रोम में आग लगना कोई असामान्य बात नहीं थी।
लेकिन लोगों का मानना था कि नीरो ने आग लगाई थी। उन्हें लगा कि वह अपने महल के लिए जमीन चाहता था। इस तरह की बातें बंद करने के लिए नीरो ने ईसाइयों की ओर उंगली उठाई। उसने अपने सैनिकों से रोम में सभी ईसाइयों को खोजने को कहा। कुछ को महल के बगीचों में जिंदा जला दिया गया। हजारों अन्य लोगों को अन्य भयानक तरीकों से मार दिया गया। नीरो कभी अपनी सेनाओं से मिलने नहीं गया। जब वह सम्राट बना तो उसने उन्हें पैसे का सामान्य उपहार नहीं दिया। उसने एक लोकप्रिय जनरल को खुद को मारने का आदेश भी दिया। इसलिए वह सेना द्वारा पसंद नहीं किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोमन लोग भी उसे नापसंद करने लगे। अंत में सीनेट ने उसे रोम छोड़ने के लिए कहा और वह भाग गया। वह रोम की दीवारों के पास एक घर में छिप गया। नीरो ने अपने जीवन में कई लोगों को मार डाला, लेकिन वह खुद को नहीं मार सका। उसने एक गुलाम को ऐसा करने का आदेश दिया। उसके अंतिम शब्द थे, अब एक महान कलाकार मर जाता है। ये सभी चार सम्राट टिबेरियस, कैलिगुला, क्लॉडियस और नीरो ऑगस्टस के रिश्तेदार थे, और उससे पहले जूलियस सीजर के भी। उनमें से तीन बहुत ही अप्रिय व्यक्ति थे। इतिहासकार अभी भी क्लॉडियस के बारे में निश्चित नहीं हैं। नीरो की मृत्यु के बाद राजनेता उस परिवार से थक गए थे। अगला सम्राट गैल्बा भी बहुत सफल नहीं था। 6 महीने बाद उसके रक्षकों ने उसे मार डाला। साम्राज्य के पूरे समय में रोम को कभी भी एक अच्छा सम्राट चुनने का तरीका नहीं मिला। अध्याय 12। साम्राज्य और उसके बाद। उनके जहाज रोम के लिए भोजन से भरे हुए थे, लेकिन समुद्र तूफानी था और वे वहां से जाना नहीं चाहते थे। पोम्पी ने कहा, नौकायन करना जरूरी है, जीवित रहना जरूरी नहीं है। रोमन बनना। टिबेरियस, कैलिगुला, क्लॉडियस और नीरो 14-68 के शासन में रिश्तेदारों, राजनेताओं और अमीर रोमनों का जीवन अक्सर खतरनाक था, लेकिन आम रोमनों को इसकी चिंता नहीं थी। वास्तव में उनमें से कई लोग कोलोसियम में बड़े बड़े खेलों का आनंद लेते थे, और रोम के बाहर सम्राट के परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। ऑगस्टस की बदौलत साम्राज्य अच्छी तरह से काम करता रहा। इसके अंदर कोई युद्ध नहीं था और लोग व्यापार करते थे और पैसा कमाते थे। साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय भाषाएं बोली जाती थीं और स्थानीय मुद्रा का उपयोग किया जाता था। लेकिन हर कोई जानता था कि सम्राट कौन है, और शासन की एक ही भाषा थी, लैटिन। कोई भी सीरियाई या ग्रीक या स्पेनिश लैटिन सीख सकता था और रोमन जीवन शैली का आनंद ले सकता था। कई लोग नागरिक बन गए। रोमनों का प्रस्ताव सरल था। जब लोग उनके खिलाफ लड़े तो रोमन सिर्फ जीतने की कोशिश नहीं करते थे, वे अपने दुश्मनों को नष्ट करने की कोशिश करते थे। अगर वे पहले सफल नहीं होते तो वे बार बार लौटते थे। लेकिन जब दुश्मन हार जाता तो लोग रोमन नागरिक बन सकते थे। रोमनों ने कभी राष्ट्रीयता के बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। रोम के पैलेटाइन हिल पर सैकड़ों साल तक रोमन खून से लदे परिवारों को उच्च वर्ग के रूप में देखा जाता था, लेकिन कानून के तहत एक नागरिक ही होता था। जूलियस सीजर ने साम्राज्य के दूसरे हिस्सों से लोगों को सीनेट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कई रोमियों ने विदेशियों का मजाक उड़ाया, लेकिन रोम का काम करने का यही तरीका था। उन्होंने दुश्मन सेना को नष्ट कर दिया, कुछ हजार लोगों को मार डाला और फिर बाकी लोगों से बात की। उन्होंने लोगों के भविष्य के बारे में बताया और उन्हें रोमन जीवन शैली का अच्छा पक्ष दिखाया। अंत की शुरुआत। 400 के कुछ समय बाद ही पश्चिम में साम्राज्य समाप्त हो गया। हुनों का अपना साम्राज्य यूरोप के उत्तर में रूस से लेकर जर्मनी तक फैला हुआ था। अत्तिला हुन ने बाल्कन, ग्रीस और आधुनिक तुर्की में रोमनों को हराया और रोमन भूमि के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 451 में उसने राइन नदी को पार किया और कई शहरों पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसे फ्रांस के चालोन सुर माने में एक बड़ी रोमन सेना ने रोक दिया। हमें बताया जाता है कि तब 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अत्तिला राइन नदी पार करके वापस चला गया, लेकिन अगले साल वो वापस लौटा और इटली पर हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उत्तर में लोगों ने हमला करना जारी रखा।
अन्य लोग रोम पर हमला करने के लिए उत्तरी अफ्रीका से पार हो गए। साल दर साल रोमनों के लिए उनसे लड़ना मुश्किल होता गया। साम्राज्य के आसपास के लोगों ने रोम को दुनिया का केंद्र मानना बंद कर दिया। फिर लोगों का एक और समूह, गोथ्स, रोमानिया और यूक्रेन में अपनी भूमि से बाहर चले गए। 410 में उन्होंने रोम पर कब्जा कर लिया। वे चले गए, लेकिन 455 में इससे फिर से जर्मनी के वेंडल ने अपने कब्जे में ले लिया। उन्हें पीछे धकेल दिया गया। अंत 476 में हुआ जब जर्मन प्रमुख ओडोएसर ने रोम पर कब्जा कर लिया। पश्चिम में रोमन शासन समाप्त हो गया, लेकिन साम्राज्य अभी खत्म नहीं हुआ था। पश्चिम और पूर्व 14 में ऑगस्टस की मृत्यु के बाद 200 से ज्यादा सालों तक साम्राज्य के अंदर कोई युद्ध नहीं हुआ। फिर 235 में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। ये 50 साल तक जारी रहा और इस दौरान 25 अलग अलग सम्राट हुए। उनमें से लगभग सभी की या तो हत्या कर दी गई या युद्ध में मारे गए। 284 में जब डायोक्लेटियन सम्राट बना तो परेशानी खत्म हो गई। उसने देखा कि साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसने इसे इटली और आधुनिक अल्बानिया के बीच उत्तर दक्षिण रेखा पर 2 हिस्सों में विभाजित करने का फैसला किया। जब लगभग 200 साल बाद पश्चिमी साम्राज्य समाप्त हो गया, तो पूर्वी साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल में अपनी राजधानी के साथ जारी रखा। शहर ने अपना नाम 330 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से लिया। उनके समय तक पूर्व पश्चिम की तुलना में अधिक सुरक्षित था, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने शहर को बहुत बड़ा भी बनाया और एक नई सुरक्षात्मक दीवार बनवाई। रोम की तरह कॉन्स्टेंटिनोपल में भी 7 पहाड़ियां थीं। इसमें एक जल सेतु, रथ दौड़ और ग्लेडिएटर के लिए अखाड़े, थिएटर और स्नानघर भी थे। इस शहर में रोमन जीवन शैली जारी रही। लंबे समय तक ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। इसे 1453 में तुर्कों ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर इस्तांबुल नाम से यह ओटोमन साम्राज्य की राजधानी बन गया। रोम ने दुनिया को कैसे बदल दिया। जब रोमन साम्राज्य खत्म हुआ, तो सैनिकों को वेतन नहीं मिला। कुछ लोग अपने देश वापस चले गए, दूसरे वहीं रह गए जहां वे थे। उन्हें नया काम मिल गया। ये कई सालों तक चलता रहा और नए लोग आकर उनकी जगह लेते गए। यूरोप का नक्शा बदल गया, लेकिन रोमन जीवन शैली के कई हिस्से जारी रहे। इनमें से एक ईसाई धर्म था। नीरो के बाद ईसाइयों की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती गई। फिर कॉन्स्टेंटाइन की दिलचस्पी धर्म में बढ़ गई। 307 में जब वह रोम के पास लड़ रहा था, तो उसने आसमान में जलता हुआ क्रॉस देखा। इसके परिणामस्वरूप उसने ईसाइयों की रक्षा के लिए कानून पारित किए। मरने से पहले वह भी ईसाई बन गया। 391 में थियोडोसियस I के शासनकाल में ईसाई धर्म साम्राज्य का मुख्य धर्म बन गया। आज रोमन कैथोलिक चर्च दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। इसका केंद्र रोम में वेटिकन सिटी है। ईसाई धर्म का एक और रूप, रूढ़िवादी ईसाई धर्म, कॉन्स्टेंटिनोपल में विकसित हुआ। आज ये ग्रीस, बल्गेरिया, रूस, रोमानिया, सर्बिया, यूक्रेन और अन्य देशों का मुख्य धर्म है। रोमन कानून पहली बार 450 BC में लिखे गए थे। फोरम में सभी को देखने के लिए 12 धातु की प्लेटें लगाई गई थीं। कुछ कानून लंबे समय तक जारी नहीं रहे। उनमें से एक ने उच्च और निम्न वर्ग के लोगों के बीच विवाह को रोक दिया। इसे लगभग 5 साल बाद बदल दिया गया, लेकिन कुछ कानून पश्चिमी साम्राज्य के अंत में 800 साल बाद भी उपयोग में थे। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया, कानून भी बढ़ता गया। इसमें बदलाव हुए और नए विचार सामने आए। इसने सभी नागरिकों के लिए निष्पक्ष रहने की कोशिश की। इसे लिखा गया था, लेकिन न्यायाधीश विशेष मामलों में अपने फैसले खुद ले सकते थे। 534 में कॉन्स्टेंटिनोपल में सम्राट जस्टिनियन के अधीन कानून को 4 भागों में फिर से लिखा गया। ये सम्राटों के कानून, न्यायाधीशों के सबसे बड़े फैसले, लॉ स्कूलों में छात्रों के लिए जानकारी और जस्टिनियन के नए कानून थे। आज कई देशों में कानून रोमन कानून से आते हैं। लैटिन से फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, कैटलन और अन्य भाषाएं आईं।
लैटिन सैकड़ों वर्षों तक यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी रही। 1960 के दशक तक इसका इस्तेमाल रोमन कैथोलिक चर्चों में किया जाता था। लैटिन शब्द धर्म के माध्यम से अंग्रेजी में आए और कानून, सरकार और चिकित्सा की भाषा के माध्यम से भी। 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने रोमन महीनों में दिनों की संख्या बदल दी थी। धार्मिक कारणों से बहुत सारे दिन जोड़े जाने के कारण वर्ष बहुत लंबा हो गया था। इसे ठीक करने के लिए उन्होंने अगले वर्ष को 445 दिनों का कर दिया। फिर उसके बाद के वर्ष की 1 जनवरी को 365 दिनों का वर्ष शुरू हुआ, जिसमें हर चौथे वर्ष में 366 दिन होते थे। 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने एक छोटा सा बदलाव किया, लेकिन हम आज जूलियन महीनों का उपयोग करते हैं। एक महीने, जुलाई का नाम उनके नाम पर रखा गया है और दूसरे का नाम सम्राट ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। रोम के लोग, बहुत से लोग रोमनों को बहुत ही सुखद या दिलचस्प लोग नहीं मानते। उनका साम्राज्य गुलामी पर आधारित था और बहुत से गुलामों को चोट पहुंचाई गई या मार दिया गया। जब रोमियों ने किसी नई भूमि पर कब्जा किया, तो उन्होंने अक्सर हजारों लोगों को मार डाला। और कोलोसियम और साम्राज्य भर के अन्य अखाड़ों में वे मनुष्यों और जानवरों को मरते हुए देखने का आनंद लेते थे। रोमियों के पास बहुत कम नए विचार थे, उनके ज्यादातर विचार यूनानियों से आए थे। लेकिन यूनानियों के विपरीत, उनकी सोच का एक स्पष्ट उद्देश्य था। रोमन चित्रकारी अच्छी थी, लेकिन अद्भुत नहीं थी। उनका साहित्य भी अच्छा था, लेकिन लेखक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। लेकिन रोमन कड़ी मेहनत करते थे और बहुत बहादुर थे, और उन्हें हमेशा विश्वास था कि वे काम कर सकते हैं। एक कहानी इसे अच्छी तरह से दर्शाती है। महान सेनापति पोम्पी ने कुछ रोमन नाविकों से बात की। उनके जहाज रोम के लिए भोजन से भरे हुए थे, लेकिन समुद्र तूफानी था और वे छोड़ना नहीं चाहते थे। पोम्पी ने कहा, नौकायन करना जरूरी है, जीवित रहना जरूरी नहीं है। इसलिए वे रवाना हो गए। ये रोमनों का तरीका था। बार बार उन्होंने अपने शहर को अपनी जिंदगी से पहले रखा और उन्होंने दुनिया को बदल दिया।